अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध, अध्याय 731 से 735। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 731 युद्धकांत। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 731 युद्धकांत। शाही पिता। दिव्य फीनिक्स आग के प्रज्वलित होने की आवाज के कारण फैंग जुएर मुख्य हॉल से बाहर निकल गई, लेकिन वह पश्चिम की ओर गायब हो रही लाल छाया के निशान देखने के लिए समय पर थी। तुम्हारे शाही पिता चले गए हैं, यू चे ने मुड़कर उससे कहा। लेकिन रॉयल फादर मुझे विदाई दिए बिना ही ऐसे क्यों चले गए? फैंग जुएर के खूबसूरत चेहरे पर थोड़ी घबराहट दिखाई दे रही थी। यह पहली बार था जब वह पैदा हुई थी उसने अपने पिता का साथ और डिवाइन फीनिक्स संप्रदाय छोड़ा था। तुम्हारे शाही पिता को चिंता थी कि एक बार जब वह तुम्हें देख लेंगे तो वह तुमसे अलग होने के लिए अनिच्छुक होंगे। इसके अलावा वह आप पर विश्वास करता है जैसे आप अभी हैं, और निश्चित रूप से वह मुझ पर भी भरोसा करता है। युन चे ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको भविष्य में लंबे समय तक ब्लू विंड नेशन में रहना पड़ सकता है। ये सिर्फ अपने पिता और रिश्तेदारों से न मिल पाने के बारे में नहीं है, आप अजनबियों से भी घिरे रहेंगे। क्या आप डरते हैं? ओह बिल्कुल नहीं। फैंग जुएर ने धीरे से अपना सिर हिलाया और थोड़ा मुस्कुराया, क्योंकि जुएर के पास अभी भी भाई यू है। युन चे आगे बढ़ी और उसका हाथ पकड़ लिया। सौम्य स्वर में उन्होंने कहा, निश्चिंत रहें जुएर, ब्लू विंड नेशन में इस अवधि के दौरान आपको अपने ऊपर कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। तुम जो करना चाहो कर सकते हो, जहाँ चाहो जा सकते हो, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। उद्धरण चिन्ह ... एमेन। फैंग जुएर ने जोर से अपना सिर हिलाया, मुस्कुराते हुए उसकी भौहें अर्धचंद्राकार हो गई। यू चे के कुछ ही शब्दों से उसकी घबराहट शांत हो गई और उसकी आत्मा में खुशी की लहर दौड़ गई। धन्यवाद बिग ब्रदर यू। साला। जैसे ही जिया युवानबा आगे बढ़ी, हवा की आवाज उनके पीछे गूंज उठी। नंबर 1 अंडर हेवन, डोन फेंग शियू और किन बुशांग उसके ठीक पीछे चले। जिया युवानबा को देखकर फैंग जुएर ने विनम्रतापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, हम फिर मिलेंगे भारी बड़े भाई। जुएर ने अभी तक प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आग पर हमारी रक्षा करने के लिए बल्कि बिग ब्रदर को धन्यवाद नहीं दिया है। हे जिया युवानबा शर्मिंदगी से हंसी, यह मेरा कर्तव्य है। हमारी आखिरी मुलाकात को 3 साल हो गए हैं, लेकिन लिटिल सिस्टर जुएर में कोई खास बदलाव नहीं आया है। लेकिन लगता है कि बल्कि बिग ब्रदर बड़ा हो गया है। फैंग जुएर ने उत्सुकता से जिया युवानबा की ओर देखा। 3 साल पहले जिया युवानबा ने अपने शरीर से ये जिंगहान और फैंग फेयान को अवरुद्ध कर दिया, जिससे उसे और यू चे को प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आग से भागने की अनुमति मिल गई। इसके अलावा वह यू चे का सबसे महत्वपूर्ण परिवार था। इस प्रकार फैंग जुएर के मन में उसके लिए मजबूत पारिवारिक भावनाएं थी। जिया युवानबा। वह अचानक मुस्कुराए और बोली, इसके अलावा बल्कि बिग ब्रदर वास्तव में अद्भुत बन गया है, यहाँ तक कि सॉवरेन प्रोफाउंड दायरे के 6ठे स्तर तक भी पहुंच गया है। आप दादाजी से भी अधिक ताकतवर हो सकते हैं। हे जिया युवानबा ने पलक झपकते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता चला? क्या जीजाजी ने तुम्हें इस बारे में बताया? युन चे ने हंसते हुए कहा, जुएर अब 8वें स्तर की सम्राट है, उसके लिए आपकी गहन शक्ति के स्तर को समझना बहुत आसान है। ईमेल प्रोटेक्टेड प्रतिशत। वाह, जिया युवानबा ने आश्चर्य से कहा, जबड़े ढीले हो गए। उसके पीछे डोन फेंग शियू और किन बुशांग को झटका लगा, वे लगभग आसमान से गिर रहे थे। लेवल 8 मोनार्क। नंबर 1 अंडर हेवन ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। 21 वर्षीय जिया युवानबा का स्तर 6 सम्राट की भयावह शक्ति प्राप्त करना पहले से ही उसे चौंका देने के लिए पर्याप्त था। फिर भी उसके सामने ये युवा महिला थी जिसका चेहरा लिटिल डायमंड महारानी से कमतर नहीं था, और जिसके बारे में जिया युवानबा ने अभी कहा था कि वह नहीं थी, फिर भी 20 वास्तव में 8वें स्तर का सम्राट था। वह उसके पिता स्वर्ग के नीचे सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा से कहीं अधिक ऊंची थी। इस गहन आकाश महाद्वीप में इतना अथाह और अतार्किक अस्तित्व कैसे हो सकता है? जैसा कि छोटी बहन जुएर से अपेक्षित था, यह आश्चर्यजनक है। जिया युवानबा ने निगल लिया और हकलाते हुए बाहर निकल गई। डोन फेंग शियू और बाकी लोग लंबे समय से स्तब्ध थे। एक स्तर 8 मोनार्क एक ऐसी अवधारणा थी जिसके बारे में उन्होंने सोचने की हिम्मत भी नहीं की। जिया युवानबा ने अपना सिर हिलाया और अंत में काम पर लग गया। जीजाजी, मैंने देखा कि फैंग हिनकुन दिव्य फीनिक्स आग पर सवार होकर चला गया है। छोटी बहन जुएर पीछे क्यों रही? क्या हुआ? इसके बारे में यू चे जिया युवानबा और डोन फेंग शियू को स्थिति का सार समझाने ही वाले थे कि अचानक उन्हें एहसास हुआ कि कैंग यू ने हॉल नहीं छोड़ा है। उसने भौहें चढ़ा ली और फैंग जुएर का हाथ ढीला कर दिया। जुएर, उन्हें मामले को सरलता से समझाओ, मैं यूए पर जांच करने जाऊंगा। युन चे फिर तेजी से ब्लू विंड हॉल की ओर वापस उड़ गया। जैसा कि अपेक्षित था, कैंग यू को बैठाया गया था। अधिक सटीक रूप से कहें तो फीनिक्स सिंहासन पर गिरा दिया गया था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और आभा क्षीण थी। यू चे तुरंत आगे बढ़ी, उसके कंधों को पकड़ लिया और धीरे से उसके शरीर में गहन ऊर्जा की एक धारा प्रवाहित की। क्या तुम ठीक हो यू? कैंग यू ने थोड़ा सिर हिलाया। उसने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। उसके चेहरे पर एक थकी हुई लेकिन संतुष्ट मुस्कान दिखाई दे रही थी। उसकी गहन ताकत केवल स्पिरिट प्रोफाउंड दायरे में थी, फिर भी वह फैंग हिंगकुन के भारी दबाव के आगे नहीं झुकी। एक बार जब फैंग हिंगकुन चला गया तो दबाव गायब हो गया और वह लगभग तुरंत गिर गई। बस आराम करने पर ध्यान केंद्रित करें, किसी और चीज के बारे में न सोचें। फैंग हिंगकुन पहले ही जा चुका है जुएर को पीछे छोड़कर। हमारा ब्लू विंड नेशन सुरक्षित है। युन चे ने उसे प्यार से गले लगाते हुए बड़बड़ाया। एमेन। कैंग यू ने कमजोर ढंग से कहा, ये सब पति के कारण है। अगर यह पति के लिए नहीं होता। नहीं। यू चे ने अपना सिर हिलाया, ये सब यूएर के कारण है। यदि पिछले 3 वर्षों में यूएर ने सब कुछ अपने कंधों पर न उठाया होता तो आज हमारे पास ऐसा परिणाम नहीं होता। पिछले 3 वर्षों में यूएर ने जो किया है उसकी तुलना में मैंने पिछले कुछ दिनों में जो किया है वह उल्लेख करने लायक नहीं है। कैंग यू धीरे से हंसा। उसकी हंसी में तनाव या अंधेरे की कोई छाया नहीं थी। मेरा जूनियर भाई यू, मेरे पति, वह मुझे हमेशा खुश रख सकते हैं। उद्धरण चिन्ह ... यूए, तुमने इन 3 वर्षों में इतना कष्ट सहा है कि मुझे इसके बारे में सोचने का साहस भी नहीं है। मैं दिव्य फीनिक्स साम्राज्य से नफरत करता हूँ, लेकिन ये सही है कि आप उनसे मुझसे ज्यादा नफरत करते हैं। यू चे ने अपने दिल का सवाल उठाया। फैंग हिंगकुन का सामना करते समय आपने ऐसा निर्णय क्यों लिया जो किसी भी तरह की सजा स्वीकार करने को तैयार था? मुआवजे के रूप में 50 बिलियन बहुत अधिक हो सकते हैं, लेकिन डिवाइन फीनिक्स के लिए ये बतख की पीठ पर पानी फेरने जैसा हो सकता है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि दी गई कोई भी सजा केवल अल्पकालिक रोमांच और जीत लाएगी, लेकिन बदले में ये दूसरों में नाराजगी और नफरत के बीज बोएगी। यह एक दुष्चक्र लाएगा और इतिहास खुद को दोहराएगा, यहाँ तक कि निश्चित भविष्य में एक पूर्ण युद्ध भी छिड़ जाएगा। डिवाइन फीनिक्स की तुलना में ब्लू विंड कमजोर है। यदि ऐसा होता है तो जो विपत्ति के समय में डूबेगा वह निश्चित रूप से ब्लू विंड होगा। ये बिल्कुल नहीं है। माफी, आखिरकार कैंग यू मुस्कुराया। मैंने और मेरे पति ने डिवाइन फीनिक्स से सबसे कीमती राजकुमारी स्नो जब्त कर ली है। अगर हम छोटी बहन जुएर को आपसे शादी करने देते हैं मेरे पति, तो ये डिवाइन फीनिक्स नेशन के आधे हिस्से पर कब्जा करने की तुलना में ब्लू विंड नेशन के भविष्य के लिए अधिक फायदेमंद होगा। मेरे लिए ये सबसे अच्छा समाधान भी होगा। यू चे ने धीरे से उसके गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, आप इस देश के शासक हैं, फिर भी आप मेरे और एक अन्य महिला के बीच विवाह की पहल कर रहे हैं। इसके अलावा उसे एक वैध पत्नी के रूप में आपके समान दर्जा दिया जाएगा। क्या आपको नहीं लगता कि यह आपके साथ अन्याय है? कैंग यू धीरे से अपना सिर हिलाते हुए मंद मंद मुस्कुराए। मैं अतीत में केवल तुम्हारे साथ रहने का सपना देख सकता था, लेकिन अब मेरा सपना पूरा हो गया है और मैं दुनिया का सबसे खुश और संतुष्ट व्यक्ति हूँ। इसमें कोई अनौचित्य नहीं हो सकता। छोटी बहन जुएर सबसे आदर्श लड़की है जिसे मैंने अपने जीवन में देखा है। उसका रूप, चरित्र, पालन पोषण, रुतबा, गहरी ताकत, सब कुछ उसके बारे में निर्दोष है। और हाँ, दुनिया की सबसे परफेक्ट महिला मेरे पति की होनी चाहिए। हे, मैं बहुत प्रबल इच्छा रखती हूँ कि दुनिया की सभी सबसे उत्तम चीजें मेरे पति की हो। यून चे ने आह भरी और उसके शरीर के हर कोने में एक गर्म एहसास फैल गया। वह जानता था कि वह कैंग यू को निराश नहीं कर सकता, रत्ती भर भी नहीं। पति। उसके आलिंगन में डूबी कैंग यू ने अपनी आंखें बंद कर ली और फुसफुसाई, क्या तुम मुझे एक बच्चा नहीं दोगे? जब वह बड़ा हो जाएगा तो मैं उसे राजगद्दी दूंगा। इस तरह मैं पति के साथ रह सकती हूँ और वास्तव में आपकी हो सकती हूँ। यून चे ने धीरे से सिर हिलाया और उसकी उंगलियां उसकी बर्फीली गर्दन को सहला रही थी। उसने अपना सिर नीचे किया और मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर हमें आज से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा, ठीक है? हालांकि कैंग यू की आंखें बंद थी, उसके बर्फीले गाल धीरे धीरे लाल हो गए थे। उसने शर्म से अपना सिर उसके आलिंगन में और भी छिपा लिया। थोड़ी देर बाद उसने आखिरकार एक धीमी ऊंची आवाज में कराह निकाली, मन। डिवाइन फीनिक्स आग के निकलने के दूसरे दिन से ब्लू विंड नेशन में तैनात सभी डिवाइन फीनिक्स सैनिकों की तेजी से पुनर्व्यवस्था हुई। हालांकि ब्लू विंड से सैनिक पूरी तरह से पीछे नहीं हटे, लेकिन सभी सैनिकों को शाही शहर से बाहर निकाल लिया गया और दोबारा आक्रमण न करने के सख्त आदेश दिए गए। डिवाइन फीनिक्स नेशन द्वारा ब्लू विंड नेशन पर आक्रमण इस अप्रत्याशित तरीके से समाप्त हुआ। इस स्थिति के विकास ने बाद में पूरे प्रोफाउंड स्काई महाद्वीप को झकझोर कर रख दिया। फैंग हिंग कॉन की डिवाइन फीनिक्स में वापसी के 5वें दिन उन्होंने घोषणा की कि ब्लू विंड इंपीरियल परिवार को 50 अरब बैंगनी गहरे सिक्कों का मुआवजा दिया जाएगा और एक अतिरिक्त उपहार भी दिया जाएगा। 30 टन बैंगनी क्रिस्टल और दिव्य फीनिक्स लॉ से परिष्कृत हल्के कवच और हथियार के 13,000 सेट। उसी दिन दोपहर को हजारों दिव्य फीनिक्स सैनिकों ने ब्लू विंड इंपीरियल सिटी में प्रवेश करना शुरू कर दिया, लेकिन आक्रमण के लिए नहीं। इस बार युद्ध के दौरान नष्ट हुई संरचनाओं की सहायता और पुनर्निर्माण के लिए सैनिकों को ब्लू विंड इंपीरियल सिटी भेजा गया था। यू चे द्वारा कई दिव्य फीनिक्स राजकुमारों और बुजुर्गों को मारने और फीनिक्स शहर को बर्बाद करने की खबर 7 राज्यों में व्यापक रूप से फैल गई थी। यहाँ तक कि सबसे मूर्ख व्यक्ति भी यह अनुमान नहीं लगा पाएगा कि दोनों के बीच क्या हुआ था। हालांकि ब्लू विंड नेशन अभी भी उलझन में था, लेकिन आखिरकार उसे बादलों के पीछे उम्मीद की किरण दिखी। पूरा देश खुशी से जश्न मना रहा था क्योंकि अनगिनत ब्लू विंड नागरिकों को अब भागने की जरूरत नहीं थी। वे सभी रोते हुए और हंसते हुए अपने वतन लौट आए। साथ ही उन्होंने यूचे का नाम चिल्लाया क्योंकि वे जानते थे कि यही वह व्यक्ति था जिसने ब्लू विंड नेशन को विनाश के कगार से बचाया था। ब्लू विंड नेशन से परे अन्य 6 देश निस्संदेह बेहद सदमे में थे। यदि डिवाइन फीनिक्स बस पीछे हट जाता तो यह उचित होता, लेकिन डिवाइन फीनिक्स न केवल पीछे हट गया, उन्होंने मुआवजे के रूप में एक बड़ी राशि भी जोड़ दी और उन्होंने ब्लू विंड के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए अपने 70% सैनिकों को भी जुटाया था। डिवाइन फीनिक्स ने ऐसा कार्य किया, यहाँ तक कि सबसे सरल कारण से भी राष्ट्र भय से कांपने लगे। पिछले कुछ दिनों से नेवी टाइड, ब्लैक फील्ड, सनफ्लावर ड्यू, ग्रैंड असुर और डिवाइन इंसेंस के राजाओं को रातों की नींद हराम हो गई थी और भूख कम लग रही थी। आखिरकार उन 3 वर्षों के दौरान जब ब्लू विंड डिवाइन फीनिक्स के अधीन पीड़ित थी, चाहे ब्लू विंड ने अपना सिर कैसे भी नीचे कर लिया हो या लगभग सहायता की भीख मांगी हो, उन्होंने आंखें मूंद ली थी और उन्होंने अपील के पत्र को भी टुकड़े टुकड़े कर दिया था। यदि वे दिव्य फीनिक्स साम्राज्य को ऐसी दुर्दशा में डालने में सक्षम होते तो क्या बदला लेना उनके लिए बच्चों का खेल नहीं होता, विशेष रूप से यूनचे के आक्रामक व्यक्तित्व और शातिर तरीकों के साथ। सभी 5 राजाओं ने इसे 3 साल पहले 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट के दौरान व्यक्तिगत रूप से देखा था। ब्लू विंड नेशन जिस छाया में रहता था उसे एक तरफ फेंकने पर उन्होंने शुरुआत की उनकी पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया और कैंग यू स्वाभाविक रूप से व्यस्त हो गए। उसे दिन में राष्ट्रीय मामलों का प्रबंधन करना था और रात में यूनचे का इंतजार करना था। दूसरी ओर यूनचे असाधारण रूप से निष्क्रिय था। हर सुबह वो फेंग जुएर के साथ जाने के लिए कांग वान हे की कब्र पर जाते थे। फेंग हिंगकोन के पापों का प्रायश्चित करने के लिए फेंग जुएर ने दृढ़तापूर्वक 10 दिनों और 10 रातों के लिए कांग वान हे की कब्र के सामने घुटने टेकने पर जोर दिया और यूनचे और कैंग यू के पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बाकी समय ब्लू विंड इंपीरियल सिटी और फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के बीच यात्रा करने में व्यतीत हुआ। 10 दिन बाद जैसे जैसे भोर हुई, आसमान चमक उठा। कैंग यू जाग रही थी, लेकिन उसके नर्म जेड चिकने शरीर के साथ यूचे उलझा हुआ था। वह उठने में अनिच्छुक थी। उसका चमकदार पीला चीनी मिट्टी का कंधा कढ़ाई वाले कंबल से बाहर झांक रहा था। महामहिम सनफ्लावर ड्यू के सम्राट गुई वानली एक दर्शक की तलाश में है। गुई वानली सुबह 3 बजे से महल के बाहर इंतजार कर रहे हैं। पर्दे के पीछे से कांग यू की महल की नौकरानी ने सम्मानपूर्वक सूचना दी। आधी बंद आंखों के साथ कैंग यू ने धीरे से अपने शरीर को यूनचे के आलिंगन में स्थानांतरित किया और कहा, ध्यान दे, उसे 1 और घंटे तक इंतजार करने दे। समझा। एक बार जब महल की नौकरानी चली गई तो कैंग यू ने अपनी आंखें खोली और कंबल उतार दिया। उस सेकंड में यूनचे की आंखों के सामने बर्फीली जेड त्वचा का एक विस्तृत विस्तार प्रकट हुआ। यूनचे ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे वापस अपने आलिंगन में खींच लिया। उससे मिलने में परेशान क्यों हो, बस उसे श्रद्धांजलि देना छोड़ दो और फिर दफा हो जाओ। कैंग यू धीरे से हंसी और अपना सिर हिलाया। अब आपके भी उठने का समय हो गया है मेरे पति।
छोटी बहन जुएर पहले ही पूरे 10 दिन और 10 रातों तक मेरे शाही पिता की कब्र के सामने घुटने टेक चुकी है। यदि आप उसे वापस नहीं लाएंगे तो मैं दुख से मर जाऊंगा। कैंग यू ने आसानी से अपने शरीर पर फीनिक्स मलमल लपेट लिया। वह बिस्तर पर घुटनों के बल बैठ गई और पतले सात्विक जैद हाथों की एक जोड़ी के साथ उसने यूचे को कपड़े पहनाए और उसके बालों को चिकना किया। फिर उसने यूनचे के लिए नाश्ता तैयार करने के लिए जल्दी से निकलने से पहले खुद को फीनिक्स गाउन और कोरोनेट पहना। एक बार जब वह महल से बाहर निकला, यूचे तेजी से शहर के उत्तर की ओर उड़ गया। कैंग वानहे की कब्र के सामने एक युवा महिला चुपचाप घुटनों के बल बैठ गई। उसका सिर झुका हुआ था और उसके हाथ उसकी छाती के सामने थे। उसका बर्फीला सफेद चेहरा शांत और ईमानदार था। उसके लंबे बाल और स्कर्ट सुबह की ओस से भीगे हुए थे, जिससे एक सुंदर लेकिन अकेला छाया दिखाई दे रही थी, जिसे देखने वाले किसी भी व्यक्ति का दिल दहला देने वाला दर्द पैदा कर सकता था। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 732 अस्थायी शांति। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 732 अस्थायी शांति। जुए 10 दिन और 10 रातें हो गई हैं। स्वर्ग में शाही पिता की आत्मा पहले ही आपकी ईमानदारी को महसूस कर चुकी है। वह भी इस समय हम में से बाकी लोगों की तरह आपके बारे में चिंतित होगा। मेरे साथ वापस आना। यू चे ने फैंग जुएर के पीछे चुपचाप उतरने के बाद धीरे से कहा और फिर वह घुटनों के बल बैठ गया और कब्र की ओर जोर से झुक गया। फैंग जुएर ने धीरे से अपनी खूबसूरत आंखें खोली और उसकी लंबी पलकों से पारदर्शी सुबह की ओर चुपचाप गिर गई। उसने खुद को यून चे की ओर झुकाया और बेहोश होकर कहा, मुझे पता है, ये बिग ब्रदर यून और रॉयल फादर के लिए, टूटे हुए ब्लू विंड नेशन के लिए, यह इसका थोड़ा सा भी नहीं बना सकता। महारानी सिस को चाहिए किसी से भी अधिक अपने शाही पिता से नफरत करो, मेरे दिव्य फीनिक्स राष्ट्र से नफरत करो। लेकिन उसने इतना क्षमाशील होना चुना। महारानी सिस वास्तव में एक सराहनीय व्यक्ति है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह बिग ब्रदर यू की पत्नी बन सकती है। यून चे ने मुस्कुराते हुए कहा, यूए के लिए ब्लू विंड की आपदा को कम से कम समय में दूर करना और फिर उससे भी लंबी शांति प्राप्त करना वह चाहती है। जहां तक अन्य चीजों की बात है, वह उन्हें जाने देने के लिए कड़ी मेहनत कर सकती है। आपके शाही पिता के लौटने के बाद उन्होंने भी ब्लू विंड की भरपाई के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत की। उन्होंने न केवल 5 दिनों की छोटी अवधि के भीतर ब्लू विंड इंपीरियल परिवार को 50 अरब बैंगनी गहरे सिक्के वितरित किए, बल्कि उन्होंने बड़ी मात्रा में सिक्के भी वितरित किए, बैंगनी क्रिस्टल और कवच। उसने ब्लू विंड को अन्य 5 देशों को डराने में मदद करने के लिए सार्वजनिक रूप से ऐसा करने का फैसला किया। वह पश्चाताप करने और अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपने तरीके का भी उपयोग कर रहा है। हालांकि उन 3 वर्षों की आपदा को इतिहास नहीं भूलेगा। दोनों देशों के सम्राटों के साथ मिलकर काम करने से इसे वास्तव में जल्दी से बदला जा सकता है। इसलिए जुएर को अपने ऊपर दबाव नहीं डालना चाहिए। आपकी सुरक्षा और खुशी आपके शाही पिता की सबसे बड़ी इच्छा है। एमेन। फैंग जुएर यू चे के कंधों पर झुकती रही और उसके चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान दिखाई दी। चलो वापस चलते हैं, मैं तुम्हें अपने दादाजी और छोटी चाची से मिलवाने ले जाऊंगा। फैंग जुएर के कारण यू चे की फैंग हेंगकॉन्ग के प्रति पूर्ण घृणा कुछ जटिल के साथ मिश्रित थी। वो स्पष्ट रूप से जानता था कि फैंग हेंगकॉन्ग ने फैंग जुएर को ब्लू विंड नेशन में छोड़ने का मुख्य कारण निश्चित रूप से उसकी गरिमा की रक्षा नहीं करना था दिव्य फीनिक्स, लेकिन फैंग जुएर की इच्छा के कारण। यदि फैंग जुएर इच्छुक नहीं होता, भले ही उसे उन 5 क्रूर शर्तों से कई गुना अधिक कठोर शर्तों को पूरा करना पड़ता, तो वह इसके लिए बिल्कुल सहमत नहीं होता। अपनी ही बेटी को एक ऐसे दुश्मन को सौंपना जिसने उसके 4 बेटों को मार डाला। कम से कम फैंग जुएर के प्रति फैंग हेंगकॉन्ग का बिगड़ा हुआ प्यार मजबूत था और बिल्कुल भी दागदार नहीं था। यून चे ने नफरत से भरी आंखों से जो देखा था उसकी तुलना में उसका दिल अधिक विशाल था। जब यू चे फैंग जुएर के साथ ब्लू विंड इंपीरियल सिटी में लौटे तो उन्होंने जिया युवानबा और नंबर 1 अंडर हेवन को शाही महल से एक साथ बाहर निकलते देखा। आभा में उतार चढ़ाव महसूस होने पर जिया युवानबा ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें चमक उठी और वह तुरंत यू चे की ओर उड़ गया। जीजाजी, छोटी बहन जुएर। बिग ब्रदर अंडर हेवन, युवानबा, मैं बस आप दोनों की तलाश में जाने वाला था। मैं अब जुएर को फ्लोटिंग क्लाउड सिटी ले जा रहा हूँ। क्या आप हमारे साथ वापस जाना चाहते हैं? यू चे ने उनसे पूछा। जीजाजी, मैं भी आपको ही ढूंढ रहा था, लेकिन मैं यहाँ आपको अलविदा कहने आया हूँ। जब जिया युवानबा ने यू चे को फ्लोटिंग क्लाउड सिटी कहते हुए सुना तो उसकी आंखों के भाव में एक अस्थायी धुंधलापन आ गया। वह उसकी मातृभूमि थी, लेकिन अब वहाँ उसका कोई रिश्तेदार नहीं था। उनके पिता डिवाइन फीनिक्स में बहुत दूर थे और उनकी बड़ी बहन या माँ के बारे में कोई खबर नहीं थी। अलविदा, आप एब्सोल्यूट मोनार्क सेंचुरी वापस जा रहे हैं? यू चे ने आश्चर्य से कहा। एमेन। जिया युवानबा ने सिर हिलाया। यहाँ ब्लू विंड में युद्ध पहले ही समाप्त हो चुका है। यहाँ रहकर मैं और कुछ नहीं कर सकता। जब मैं पहले एब्सोल्यूट मोनार्क सेंचुरी से भागा था तो मैंने लॉर्ड सेंट एम्परर के स्वर्गीय पवित्र दिव्य संदूक का उपयोग किया था। स्वर्गीय पवित्र दिव्य आर्क एब्सोल्यूट मोनार्क सेंचुरी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसे इतने लंबे समय तक बाहर लाना मेरे लिए पहले से ही अनुचित है। मास्टर ने पहले ही एक ध्वनि प्रसारण भेजकर मुझे वापस जाने का आग्रह किया है और उन्होंने कहा कि यह लॉर्ड सेंट सम्राट का आदेश था। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि कुछ महीने बाद हम सुप्रीम ओशन पैलेस जा रहे हैं। मुझे लगता है कि यह डेविल स्वॉर्ड कॉन्फ्रेंस में भाग लेना है, इसलिए मुझे तैयारी के लिए जल्दी वापस जाना होगा। भले ही मुझे जीजाजी और वरिष्ठ बहन जुएरवो की याद आएगी, मुझे एब्सोल्यूट मोनार्क सेंचुरी अवश्य लौटना होगा। वापस जाते समय मैं अभी भी पिता से मिलने के लिए ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड जाना चाहता हूँ। शैतान तलवार सम्मेलन। यून चे की अभिव्यक्ति बदल गई। तुम्हारे गुरु ने कहा था कि वह तुम्हें इसमें शामिल होने के लिए ले जा रहा है, तो क्या उन्होंने शैतान तलवार सम्मेलन के बारे में कोई विवरण दिया? नहीं। जब मैंने उनसे पूछा तो मास्टर ने केवल इतना कहा कि मेरे वापस आने के बाद इस बारे में फिर बात करना। जीजाजी, आप शैतान तलवार सम्मेलन के बारे में भी जानते हैं? मैंने केवल ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड के लोगों से नाम के बारे में सुना है और ये लगभग 5 महीने बाद आयोजित होने जा रहा है। मैं किसी और चीज के बारे में नहीं जानता। इसके अलावा अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो मैं डेविल स्वॉर्ड कॉन्फ्रेंस में भी भाग लूंगा। जीजाजी भी चलेंगे? जिया युवानबा उत्साहित थी। वह तुरंत बिना कारण पूछे सिर हिलाया। ठीक है, तब मैं निश्चित रूप से मास्टर के साथ जाऊंगा। यून चे ने थोड़ा सोचा और कहा, शैतान तलवार सम्मेलन में भाग लेना कौन है? मैं मुख्य रूप से सुप्रीम ओशन पैलेस जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ कुछ मामले हैं जिनका मुझे ध्यान रखना है। युवानबा, जब तुम लौटो तो अपने मालिक से सुप्रीम ओशन पैलेस के बारे में और पूछो, शायद यह मेरे काम आएगा।
एमेन, मैं समझता हूँ। मैं आपको ध्वनि प्रसारण भेजने का एक तरीका ढूंढूंगा। फिर जीजाजी, मैं जा रहा हूँ। मैं तुम्हें सुप्रीम ओशन पैलेस में देखूंगा। ज़िया युवानबा का शरीर तैर रहा था और निकलने ही वाला था। इन दिनों स्वर्गीय पवित्र दिव्य संदूक को ब्लू विंड इंपीरियल सिटी के दक्षिण में पार्क किया गया था। ये बहुत ही आकर्षक था और इसकी आभा की ताकत इतनी मजबूत थी कि लोग इसे केवल दूर से ही देख सकते थे, इसके करीब जाने में असमर्थ थे। रुको, यूचे अचानक चिल्लाया और ज़िया युवानबा को रोका। उन्होंने अपनी भौहों को थोड़ा नीचे झुकाया और गंभीर स्वर में कहा, युवानबा, मैंने सुना है कि एब्सोल्यूट मोनार्क सेंचुरी के पवित्र स्वामी के बेटे नहीं है। इसके बजाय उनके कई दत्तक पुत्र हैं। क्या ये सच है? ये सचमुच सच है। ज़िया युवानबा ने सिर हिलाया। मैंने मास्टर से सुना है कि ऐसा प्रतीत होता है कि साधना के दौरान उनकी गहन आभा में कुछ गड़बड़ी हुई है। लॉर्ड होली मास्टर ने खुद को चोट पहुंचाई जिससे वह संतान पैदा करने में असमर्थ हो गए, इसलिए उन्होंने 7 या 8 बेटों को गोद लिया। मैंने सुना है कि अगला पवित्र गुरु भगवान पवित्र गुरु के दत्तक पुत्रों में से चुना जाएगा, इसलिए ऐसा लगता है कि उनमें हमेशा एक दूसरे के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा रहती है। यू चे ने बोलना जारी रखा, मैंने सुना है कि केवल संत सम्राट ही स्वर्गीय पवित्र दिव्य संदूक को चला सकते हैं, यहाँ तक कि उनके दत्तक पुत्रों को भी इसे छूने की अनुमति नहीं है। क्या ये सच है? एमेन, ज़िया युवानबा ने एक बार फिर सिर हिलाया। तो मुझे भी आश्चर्य हुआ जब भगवान पवित्र गुरु ने मुझे स्वर्गीय पवित्र दिव्य संदूक उधार दिया। यू चे ने अस्थायी रूप से खुद से कहा और उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। जब आप पूर्ण सम्राट अभयारण्य में लौटेंगे तो संत सम्राट के दत्तक पुत्रों से सावधान रहें। ज़िया युवानबा की अभिव्यक्ति स्तब्ध थी। उसे तुरंत यू चे के शब्दों के पीछे का अर्थ समझ में आ गया और उसने गंभीरता से सिर हिलाया। मैं समझता हूँ। जीजाजी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं वही ज़िया युवानबा नहीं हूँ जिसे धमकाया गया था, जिसे जीजाजी की सुरक्षा की जरूरत थी। इसके अलावा जब मैं एब्सोल्यूट मोनार्क सेंचुरी में स्वतंत्र रूप से खेती कर रहा था तो मैं मूल रूप से उनके साथ उतने संपर्क में नहीं था, लेकिन मैं जागरूक रहूंगा। जीजाजी, मैं जा रहा हूँ। 5 महीने बाद मैं और भी मजबूत हो जाऊंगा। ज़िया युवानबा की सारी अपरिपक्वता और झिझक खत्म हो गई थी। उसने यूचे की ओर हाथ हिलाया, फिर वह शाही शहर के दक्षिण की ओर आसानी से उड़ गया। भाई ज़िया का उपहार वास्तव में प्रभावशाली है और उनका चरित्र बहुत गुणी है। भविष्य में वह निश्चित रूप से जनता पर शासन करेगा। नंबर 1 अंडर हेवन ने ईमानदारी से प्रशंसा की जब उसने उस दिशा को देखा जहां ज़िया युवानबा ने छोड़ा था। नंबर 1 अंडर हेवन के मन में प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के 4 महान पवित्र मैदानों के प्रति अत्यधिक शत्रुता और यहाँ तक की नफरत थी, लेकिन वह ज़िया युवानबा को बिल्कुल भी नापसंद नहीं कर पा रहा था, जो कि एब्सोल्यूट मोनार्क सेंचुरी से थी। एमेन, लेकिन आप निश्चित रूप से कल्पना नहीं कर पाएंगे कि वह उस समय कैसा था, यूचे ने मुस्कुराते हुए कहा और पीछे मुड़कर कहा, बिग ब्रदर अंडर हेवन, अगर आप हमारे साथ फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में वापस आएंगे तो कैसा रहेगा? ओह ठीक है, कुछ ऐसा है जो मैं आपको बताना भूल गया। नंबर 1 अंडर हेवन ने उत्सुकता से उत्तर दिया, ओह यह अच्छी खबर है। 7वीं बहन गर्भवती है। यार, वह अब 2 सप्ताह की गर्भवती है, यूचे ने मुस्कुराते हुए कहा। इन दिनों वह रोजाना फ्लोटिंग क्लाउड सिटी लौटते थे। उसे उसकी नब्ज जांचने की जरूरत नहीं थी और वह सिर्फ उसे देखकर ही पूरी तरह आश्वस्त हो सकता था। क्या मजाक है, वह अमृत था जिसे उन्होंने व्यक्तिगत रूप से तैयार किया था। ये कैसे विफल हो सकता है? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नंबर 1 अंडर हेवन स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित था। यह इतनी तेज कैसे है? वह जियो यून बगवा, नहीं, मुझे अवश्य करना चाहिए और 7 को वापस ले जाओ ताकि वह व्यवस्थित हो सके और आराम कर सके। नंबर 1 अंडर हेवन को देखकर यह स्पष्ट था कि वह पहले से ही घबराया हुआ था। यून चे ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, बेहतर नहीं होगा। अगर वह परिवार में लौटती तो उन दोनों पर तरह तरह की पाबंदियां लगा दी जाती और वे परेशान हो जाते। हालांकि अगर वे फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में रहते तो वे दोनों हर दिन खुलकर रहते हुए अपनी दुनिया का आनंद ले सकेंगे। गर्भवती 7वीं बहन के लिए ये सबसे अच्छा वातावरण और स्थिति होगी। यदि अब आप उन्हें बलपूर्वक पीछे खींचना भी चाहें तो भी वे निश्चित रूप से इसके लिए सहमत नहीं होंगे। निस्संदेह यूचे का एक और अधिक महत्वपूर्ण कारण था और वह था जियोलाई। नंबर 1 अंडर हेवन थोड़ा शांत हुआ, कुछ देर सोचा, आह भरने से पहले, शायद ये वास्तव में ऐसा है। ठीक है यून भाई, फिर मैं आपके साथ फ्लोटिंग क्लाउड सिटी तक चलूंगा। हालांकि ओल्ड 7 की वर्तमान स्थिति को देखते हुए ज्यादा खतरा नहीं है। मैं वास्तव में तब तक आश्वस्त महसूस नहीं करता जब तक कि मैं उसके साथ न रहूं। ठीक है, यून चे ने सिर हिलाया और अपने हाथ फैलाकर प्राइमरियल प्रोफाउंड आर्क को बुलाया। जब से डिवाइन फीनिक्स ने अपने सैनिकों को वापस बुलाना शुरू किया, फ्लोटिंग क्लाउड सिटी का माहौल भी रोजाना बदलने लगा। आज तक जब सभी दिव्य फीनिक्स सेना फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के आसपास से पूरी तरह से पीछे हट गई तो पूरा शहर जीवंत और उत्साहपूर्ण मूड में आ गया। जियो परिवार में लौटने पर जियो यू और नंबर 7 अंडर हेवन नंबर 1 अंडर हेवन को देखकर किसी और चीज की चिंता नहीं की जा सकी और सीधे आगे बढ़े। 7वीं बहन भाई यू ने कहा कि आप गर्भवती हैं, क्या ये सच है? जब उन्होंने बोलना समाप्त किया तो उन्होंने जियो यू को भी घूर कर देखा जो पीछे खड़े थे। जियो यू ने शर्मिंदगी से अपना सिर खुजलाया जबकि नंबर 7 अंडर हेवन ने गर्व से देखा। बेशक, क्या बिग ब्रदर यू कभी कुछ भी नकली कहेंगे? हम और आप सोचेंगे कि मेरे 6 बड़े भाइयों ने इतने सालों के बाद भी पिताजी को पोता नहीं होने दिया। यह मैं हूँ, स्वर्ग के नीचे नंबर 7 जो सबसे प्रभावशाली है। उसके द्वारा बोले गए शब्दों के कारण नंबर 1 अंडर हेवन का चेहरा खराब हो गया और उसने निराशाजनक उत्तर दिया, तो फिर तुम्हें अपने शरीर का ठीक से ख्याल रखना चाहिए। अगर कुछ भी गलत हो तो आपको तुरंत मुझे बताना होगा। हाँ, ब्रदर अंडर हेवन वास्तव में चिंता के कारण घबरा रहा है। 7वीं बहन का शरीर तानाशाह गहन ऊर्जा और प्राकृतिक ऊर्जा द्वारा संरक्षित है। अगर वह फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के चारों ओर हर दिन 100 से अधिक बार उड़ती तो भी वह ठीक होती। यून चे आगे बढ़ी और हंसते हुए उसे आश्वासन दिया। यून चे के बगल में लाल सुनहरे रंग की लंबी पोशाक में युवा लड़की को देखकर जियो लिंगशी ने यून चे की ओर अपने तेज कदम रोक दिए। उसकी खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गई और उसने कहा, छोटी चेक, वाह, क्या वह हो सकती है? जो कोई भी पहली बार फैंग जुए से मिल रहा था उसे ऐसा महसूस होगा मानो वे एक स्वप्न जैसी स्थिति में प्रवेश कर गए हो, भले ही वह एक महिला ही क्यों ना हो। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका रूप और आचरण भ्रम की हद तक उत्तम था। भले ही वह राजकुमारी स्नो थी, फिर भी दुनिया का सबसे खूबसूरत बर्फ का फूल भी उसकी सुंदरता का थोड़ा सा भी प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएगा।
बात सिर्फ इतनी थी कि दुनिया में बहुत कम भाग्यशाली लोग थे जो व्यक्तिगत रूप से राजकुमारी स्नो की सुंदरता देख सकते थे। जियो यून और नंबर 7 अंडर हेवन ने भी इस समय फेंग जुए को देखा और उसी क्षण उनकी आंखें अपनी जगह पर बंद हो गईं। मानो उनकी आत्माएं उनके शरीर से निकल गई हो, वे दूसरी ओर नहीं देख सकते थे। फेंग जुए बड़े भाई जियो, बड़ी बहन नंबर 7 और छोटी चाची को बधाई देता है। फेंग जुए सौम्य और सम्मानजनक थी और जियो लिंगजी का सामना करते समय वह असाधारण रूप से मधुर मुस्कुराई। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानती थी कि जियो लिंगजी यूनचे के साथ बड़ी हुई थी और वह उसका सबसे महत्वपूर्ण रिश्तेदार था। ओह जियो यून की आंखें बहुत चौड़ी हो गईं क्योंकि वह काफी देर तक चकित था। उसके मुंह से अवचेतन रूप से निकला, बस के साथ तुलनीय थोड़ा दानव महारानी। नंबर 7 अंडर हेवन ने बेरहमी से जियो यून की आंखें बंद कर दी और गुस्से से कहा, तुम मेरे सामने अन्य लड़कियों को देखने की हिम्मत करते हो, आपको इसकी अनुमति नहीं है। जब वह मुड़ी तो वह एक बार फिर मुस्कुराने लगी। छोटी बहन जुए, आपसे मिलकर अच्छा लगा। इन कुछ दिनों में हम बिग ब्रदर यू को आपको बुलाने के लिए कई बार आग्रह कर रहे हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट की सबसे खूबसूरत महिला हैं। आप निश्चित रूप से मेरे जीवन में अब तक देखे गए सबसे खूबसूरत व्यक्ति हैं। उसी समय उसने अपने दिल में एक और वाक्यांश जोड़ा, उनमें से बस एक अभी भी छोटी दानव महारानी है। ओह, अगर ये दोनों एक साथ खड़े हो जाएं तो शायद चांद भी निकलने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट की सबसे सुंदर महिला, ये वास्तव में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जियो लिंगजी ने फेंग जुए को अचंभित होकर देखा। इस संपूर्ण सुंदरता को देखते हुए, जिसकी तुलना में जिया क्विंग्यू भी फीकी पड़ सकती है, वह अपनी सांसों में बुदबुदाती रही क्योंकि उसकी आंखों में एक जटिल चमक चमक रही थी। जुए ने प्रशंसा के लिए छोटी चाची और बड़ी बहन नंबर 7 को धन्यवाद दिया। फेंग जुए थोड़ा झुके और मीठी मुस्कान दी। उसके शब्दों और मुस्कुराहट से वह दिव्य फीनिक्स साम्राज्य की राजकुमारी नहीं लग रही थी, बल्कि एक परी कथा से निकली परी लग रही थी। चियर, तुम वापस आ गए। जियो ली की कोमल आवाज गूंजी। पहले की तुलना में वह कितना कमजोर था। जियो लाई को फिर से चलने में केवल आधा महीना लगा। उसका चेहरा चमक से चमक उठा और उसकी मुस्कान उसके दिल की गहराइयों से निकली। यू चे ने फेंग जुए का हाथ पकड़ लिया। जुए, यह मेरे दादाजी हैं जिन्होंने मुझे पाला है। जुए दादाजी जियो का स्वागत करता है। फेंग जुए ने एक कदम आगे बढ़ाया, अपनी आस्तीन ऊपर उठाए और पूर्ण अभिवादन किया जिसकी एक जूनियर से अपेक्षा की जाती थी। जियो ली ने फेंग जुए की जांच की और गहरी प्रशंसा करते हुए कहा, राजकुमारी स्नो वास्तव में वैसी ही है जैसी आपकी प्रतिष्ठा है। हालांकि हमारी ब्लू विंड सुदूर है, आपका नाम अभी भी हमारे लिए सामान्य है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वास्तव में एक दिन आपसे मिलने के लिए भाग्यशाली होऊंगा। ये वास्तव में 3 जन्मों का सौभाग्य है। फेंग जुए ने सौम्य स्वर में उत्तर दिया। बिग ब्रदर यू के दादाजी से मिलने में सक्षम होने के लिए जुएर ही वह व्यक्ति है जो वास्तव में खुश है। हा, सचमुच एक अद्भुत बच्चा है। जियाओ लाई दिल से हंसा और उसकी प्रशंसा में वह भी उससे प्यार करने लगा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दिव्य फीनिक्स राष्ट्र की सबसे प्रतिष्ठित राजकुमारी स्नो, जो एक हाथ से आकाश को कवर कर सकती थी, इतनी सौम्य और प्यारी व्यक्ति होंगी। उसके मन में उसके बारे में कोई राय नहीं थी और वह उसके प्रति सम्मानजनक भी थी। जियो लिंगशी चुपचाप यूचे की तरफ चला गया और उसके दाहिने हाथ की उंगलियों को पकड़ लिया। उसने उन्हें कसकर पकड़ लिया क्योंकि उसके गाल थोड़े फूले हुए थे, लेकिन स्पष्ट रूप से, लिटिल चे, तुम्हें हमें स्पष्ट रूप से बताना होगा कि तुम्हारे और हम प्रोफाउंड स्काई की नंबर 1 सुंदर राजकुमारी स्नो के बीच क्या हुआ था। 3 साल पहले आप उसकी वजह से खतरे में पड़ गए थे और अब वह वास्तव में आपके साथ रह रही है और आपको बहुत आत्मीयता से बुला रही है। हम उसकी अंतिम फुफकार असाधारण रूप से धीमी थी, लेकिन यू चे ने फिर भी इसे स्पष्ट रूप से सुना। उन्होंने धीमी आवाज में जवाब दिया, यह मामला समझाने में थोड़ा जटिल है। यदि आप जानना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं और अपनी महारानी बहन छोटी चाची से पूछ सकते हैं। क्या आप शायद ईर्ष्यालु हैं? मुझे जलन हो रही है। जियो लिंगशी ने यूचे को जोर से चिकोटी काटी, अपने होंठ थपथपाए, पीछे मुड़ी और ऐसे देखा मानो उसे अब उसकी कोई परवाह नहीं है। अगर यूनचे के बगल में कोई और लड़की होती तो शायद उसे इस बारे में बुरा लग सकता था, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया इतनी बड़ी नहीं होती। हालांकि प्रिंसेस स्नो के बारे में सब कुछ बहुत ही त्रुटिहीन था और वह दुनिया की किसी भी अकेली लड़की पर भारी पड़ सकती थी। वह यूचे के साथ कितनी घनिष्ठ थी और वह यूचे को कैसे देखती थी, इससे जियो लिंगशी को अपने दिल में खतरे की एक अभूतपूर्व भावना महसूस हुई। यूनचे ने जियो लिंगशी के खूबसूरत हाथों को पकड़ते हुए मुस्कुराया और जाने देने से इनकार कर दिया। अभी जैसे ही वह उसके कान के पास कुछ कहने ही वाला था, उसकी भौहें जोर से हिल गईं। वह घुमा और दूर उत्तर की ओर अपनी तेज नजर डाली। लिटिल चे, क्या गलत है? यूचे की कड़ी कार्रवाई और अचानक प्रतिक्रिया के कारण जियो लिंगशी घबरा गई और उसने उसकी ओर देखा और चिंतित होकर पूछा। जैसे ही उसकी नजर वापस आई, यूचे की कसकर बुनी हुई भौहें धीरे धीरे शिथिल हो गईं। फिर उसने अचानक धीमी आवाज में पूछा, छोटी चाची, क्या आपने इस दौरान फेन ज्यूचेन को देखा है? फेन ज्यूचेन। जियो लिंगजी थोड़ा चौंक गई और उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। उस दिन जाने के बाद वह फिर कभी नहीं लौटा। उनकी व्यवस्थित लड़ाई के बारे में सोचते हुए उसका चेहरा एक पल में चिंताओं से भर गया। अभी 2.5 महीने बाकी है। क्या तुम्हें सचमुच जाना होगा? मन, मेरे और उसके बीच कोई निष्कर्ष होना चाहिए। हालांकि छोटी चाची को बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आखिरकार यह मत भूलो कि मेरे पास इस दुनिया में भागने का सबसे अच्छा तरीका है। यूनचे ने सहजता से उत्तर दिया। जियो लिंगशी के होंठ हल्के से कांपने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ कहने जा रही हो, लेकिन फिर उसने खुद को रोक लिया। आखिरकार उसने धीरे से कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें सुरक्षित रहना चाहिए। आने वाले कुछ दिनों तक मैं घर पर ही रहूंगा। जुएर मेरे साथ रहने वाली है। 5 दिनों में मैं जुएर को अपने साथ फ्रोजन क्लाउड एस्गार्ड में लाऊंगा। यूनचे ने उत्तर की ओर देखा और उसके चेहरे पर एक दुर्लभ उदासीन भाव तैर गया। उसे जमे हुए बादल एस्गार्ड की रक्षा करनी थी। इसका एक छोटा सा हिस्सा गोंद युक्सियन की अंतिम इच्छा के कारण था, लेकिन एक बड़ा हिस्सा चू यूचेन के बकाया के कारण था। पूरे 5 साल हो गए थे, उसकी कोई खबर नहीं आई थी। यहाँ तक कि ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड ने भी कोई परिणाम नहीं दिया। अब जब भी चू यूचेन की छवि उसके दिमाग में आती, उसके दिल में भयानक दर्द होता। 4 दिन बाद डिवाइन फीनिक्स सिटी। अंतरिक्ष की विकृति के बाद यूचे एक बार फिर यहाँ लौट आए। एक सामान्य और अगोचर पोशाक में बदलकर उन्होंने अपना प्राइमरियल प्रोफाउंड आंख रखा और ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड में प्रवेश किया।
हे तुम यहाँ हो। तारीखों की गिनती करते हुए ये संभवतः इन कुछ दिनों के आसपास होना चाहिए। ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड की 7वीं मंजिल में प्रवेश करने पर जेड की आवाज यू चे के कानों के पास बजी। सर यू कृपया इस तरह। पिछली बार की तरह भी वही 3 लड़कियां थी और वही प्राचीन पत्थर की मेज थी, लेकिन इस बार यू चे जेड के सामने नहीं बैठी थी। इसके बजाय वो तुरंत सीधे विषय पर चला गया। सीनियर जी 15 दिन हो गए हैं। मुझे यकीन है कि सीनियर को इस जूनियर के आने का मकसद पता है। जेड जी धीरे से मुस्कुराए, अपना हाथ बढ़ाया और यूनचे के सामने बैंगनी चमक के साथ चमक रहे 3 स्थानिक छल्ले को धकेल दिया। यहाँ 45,000 किलोग्राम परगेटरी स्टोन, 150 किलोग्राम ज्वलंत शैतान वाइन है जो यहाँ है कम से कम 90 वर्ष पुराना, 6,000 राक्षस हृदय विनाशक फल, 12,000 खोपड़ी के बीज, 6,000 आत्मा मुरझाने वाली घास के पत्ते। ये सभी अंदर हैं। आप उनके माध्यम से जांच कर सकते हैं। 39 सामग्रियां, चाहे उनका नाम, उम्र, विशिष्टता या मात्रा कुछ भी हो। जेड जी ने उन्हें बिना किसी गलती के कहा। यू चे ने 3 स्थानिक अंगूठियां ली और उन्हें बिना देखे ही रख लिया। कोई जरूरत नहीं, जूनियर सीनियर जी पर विश्वास क्यों नहीं करेगा। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, यून चे ने अपना प्रोफाउंड करेंसी कार्ड निकाला और शेष 4 मिलियन बैंगनी दीप सिक्कों का भुगतान किया। उसके पास पहले से जो करोड़ों की संपत्ति थी वह पूरी तरह से इस भुगतान पर खर्च हो चुकी थी। यून चे अकेले अपनी ताकत से आपने वास्तव में दिव्य फीनिक्स संप्रदाय को ऐसी स्थिति में मजबूर कर दिया। बूढ़ा सचमुच सदमे में है। आप 4 पवित्र मैदानों के भीतर भी कोई भी ऐसा नहीं है जो आपका नाम नहीं जानता हो। जेड जी ने यून चे को देखा और प्रशंसा की। सीनियर जी बहुत दयालु हैं। यून चे ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया क्योंकि वह इस विषय पर आगे नहीं बढ़ना चाहता था। तो उन्होंने विषय ही बदल दिया। इस यात्रा के दौरान जूनियर के पास एक और बात है कि उसे सीनियर जी पर भरोसा करने की जरूरत है के लिए, और यह मामला केवल आपके ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड द्वारा ही सबसे कम समय अवधि के भीतर किया जा सकता है। कृपया कहे। जेड जी विनम्र होकर थोड़ा मुस्कुराए। मुझे उच्च स्तरीय गहन जानवरों से 3 गहन कोर की आवश्यकता है। ये सबसे अच्छा होगा अगर वे सॉवरेन प्रोफाउंड कोर हो, लेकिन अगर उन्हें ढूंढना बहुत कठिन है तो टायरेंट प्रोफाउंड कोर भी काम कर सकते हैं। यू चे ने गंभीरता से कहा। जेड जी ने अपनी उंगलियों से पत्थर की मेज को 2 बार थपथपाया और जवाब देने से पहले थोड़ी देर के लिए चुप रहे। संप्रभु गहरे जानवर इस दुनिया में पहले से ही दुर्लभ हैं और उनका शिकार करना बेहद मुश्किल है। संपूर्ण सॉवरेन प्रोफाउंड बीस्ट का गहन मूल वास्तव में एक अमूल्य खजाना है। यहाँ तक कि मेरे ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड को भी इसे खोजने के लिए काफी प्रयास करने होंगे। यू चे ने अपनी हथेली फैलाकर 3 चमकदार ओवलॉर्ड छर्रों का खुलासा किया। अगर सीनियर जी जूनियर को 3 पूर्ण सॉवरेन प्रोफाउंड कोर ढूंढने में मदद कर सकते हैं तो जूनियर उनके बदले में इन 3 छर्रों का उपयोग करने के लिए तैयार है। यदि ये तानाशाह प्रोफाउंड कोर थे तो जूनियर को डर है कि वह विनिमय के रूप में केवल गहरे सिक्कों या बैंगनी क्रिस्टल का उपयोग कर सकता है। यू चे के शब्दों से जेड जी की आंखें चमक उठी। वह बहुत स्पष्ट था कि यदि वह यू चे के हाथों से एक अतिरिक्त गोली प्राप्त करने में सक्षम था तो वह एक और युवा प्रतिभा को विकसित करने में सक्षम होगा। इसके पीछे का प्रभाव एक और सॉवरेन प्रोफाउंड कोर के मालिक होने से कहीं बेहतर था। उन्होंने तुरंत मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। चूंकि यह मामला है, मेरा ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड निश्चित रूप से इसे सर्वश्रेष्ठ करेगा। हालांकि आपको इन 3 सॉवरेन प्रोफाउंड कोर की आवश्यकता कब होगी? यून चे ने इसके बारे में सोचा और उत्तर दिया, यदि जूनियर गलत नहीं है तो सीनियर जी को भी 4.5 महीने के समय में डेविल स्वॉर्ड सम्मेलन में भाग लेना चाहिए। सीनियर जी उस समय इसे जूनियर को दे सकता है। जेड जी मुस्कुराए और सिर हिलाया। उनकी सहमति का निस्संदेह मतलब था कि हम भी डेविल स्वॉर्ड सम्मेलन में भाग लेने जा रहे थे। डेविल स्वॉर्ड सम्मेलन की बात करते हुए हम उन 10 छर्रों की नीलामी कैसे करेंगे जो आपने डेविल स्वॉर्ड सम्मेलन के दौरान ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड को सौंपे थे। तब तक सभी सर्वोच्च शक्तियां एक साथ एकत्रित हो जाएंगी और पवित्र भूमि के शासक भी व्यक्तिगत रूप से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। यदि आपके पूज्य गुरु द्वारा बनाई गई गोलियों को सामान्य तरीके से नीलाम किया जाएगा तो यह ऐसी स्वर्गीय वस्तुओं का अपमान होगा। हालांकि डेविल स्वॉर्ड कॉन्फ्रेंस निस्संदेह उन्हें नीलाम करने का सबसे उपयुक्त समय होगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यू चे ने जवाब देने से पहले चुपचाप समय गिना। चूंकि यह मामला है, आइए सीनियर जी ने जो सुझाव दिया है उसका पालन करें। चूंकि मेरे पास और कोई मामला नहीं है, इसलिए ये जूनियर अपनी छुट्टी ले लेगा। यून चे मुड़ा और जाने वाला था। हालांकि केवल 3 कदम चलने के बाद जेड जी की आवाज अचानक उसके पीछे अर्थपूर्ण ढंग से गूंज उठी। यून चे, क्या आपने पहले इल्यूसरी डेमन रियलम और उनके 12 अभिभावक परिवारों के बारे में सुना है? यून चे रुका और पलटा। बेशक मैंने इल्यूसरी डेमन रीम के बारे में सुना है। मैंने 12 संरक्षक परिवारों के बारे में भी थोड़ा सुना है। सीनियर जी मुझसे इस बारे में क्यों पूछ रहे हैं? हे बस एक सामान्य प्रश्न। मेरा कोई अन्य इरादा नहीं है। जेड जी की निगाहें ऐसे लग रही थी जैसे उन्होंने चेहरे पर मुस्कान के साथ चाय का एक घूंट पी लिया हो। उद्धरण चिन्ह ... ये जूनियर अपनी छुट्टी ले लेगा। ब्लू मून मर्चेंट गिल्ड से बाहर निकलते हुए यू चे की अभिव्यक्ति तुरंत डूब गई। वह अपने प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क को बुलाने और फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में लौटने से पहले कुछ समय तक उसी स्थान पर चुपचाप खड़ा रहा। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 733, जैस्मीन की हत्या का इरादा। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 733, जैस्मीन की हत्या का इरादा। अगले दिन की सुबह, इससे पहले कि सूरज आसमान में उग आया था और कोहरे की मोटी परत अभी भी फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में लिपटी हुई थी, यू चे ने फेंगजुएर के साथ प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क में प्रवेश करने से पहले जियोलिंगशी और जियोली को अलविदा कहा। और इसके लिए निर्देशांक लॉक करना अत्यधिक बर्फ का हिम क्षेत्र। मूल रूप से उसका इरादा फेंगजुएर के साथ मिलकर आकाश में उड़ने का था, जिससे वह ब्लू विंड नेशन के सभी दृश्यों और ध्वनियों को देख सके। लेकिन उस समय उसे फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड के 2000 शिष्यों और अधूरे काम की याद आई। वह उनके साथ था। डेविल स्वॉर्ड कॉन्फ्रेंस से पहले उन सभी को परिवर्तन से गुजरने में मदद करना अपने आप में एक महत्वपूर्ण कार्य था। इसलिए अंत में उन्होंने प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क का उपयोग करना चुना। मेरे कबीले ने पिछली कुछ सहस्राब्दियां प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क के रहस्यों को उजागर करने में बिताई हैं, और हर बार जब आर्क दिखाई देता है तो हम इसकी जांच करने में अपनी सारी ऊर्जा और प्रयास लगा देंगे। जब भी प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क प्रकट होता था, स्पिरिट अर्थ हॉल और लॉर्ड फीनिक्स गॉड दोनों को एक अत्यंत उच्च स्तरीय आध्यात्मिक ऊर्जा का पता चलता था और उन्हें यकीन हो जाता था कि निश्चित रूप से आर्क पर कुछ विशाल खजाना छिपा हुआ है। लेकिन किसने सोचा होगा कि खजाना वास्तव में प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क ही था? ये सचमुच अकल्पनीय है। फेंगजुएर की नजर प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क के आंतरिक भाग पर घूमती रही जब उसने अपने परिवेश को देखा।
अभी वह और यू चे दोनों रहस्यमय प्राचीन किले के भीतर थे जो प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क के अंदर था, और उसे अभी भी इस जगह की बहुत स्पष्ट यादें थी। 3 साल पहले जब ये झिंगान उसका पीछा कर रहा था, यू चे ने उसे अपनी बाहों में ले लिया था और इस जगह पर दौड़ पड़ा था। और भले ही उसकी गहन ऊर्जा को सील कर दिया गया था और उसका पूरा शरीर ऊर्जा से रहित था, वह उस दिन का एक भी दृश्य मैं कभी नहीं भूला। मुझे हमेशा लगता था कि यह पूरा मामला काफी रहस्यमय था। भले ही यह अभी मेरा है, मुझे इसके इतिहास या उत्पत्ति के बारे में कोई सुराग नहीं है। इसके भीतर अभी भी कुछ रहस्य छिपा होगा, लेकिन मैं अभी भी उसके संबंध में अंधेरे में हूँ। लेकिन ज़ुएर, आप निश्चित रूप से इस प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क के बारे में किसी को नहीं बता सकते, यहाँ तक कि अपने शाही जहाज के बारे में भी नहीं पता। हाँ, मैं समझता हूँ, फैंग ज़ुएर ने खुशी से झूमते हुए कहा। बिग ब्रदर यून, अभी हम जिस स्थान पर जा रहे हैं, क्या वह वास्तव में बर्फ से भरा है? एक बार जब आप अपनी आंखें बंद कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यू चे ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क ने अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा की और इसे फ्लोटिंग क्लाउड सिटी से अत्यधिक बर्फ के बर्फ क्षेत्र तक पार करने के लिए केवल 1 सेकंड के 1 अंश की आवश्यकता थी। जब तक फैंग ज़ुएर ने बातचीत शुरू की, वे पहले से ही अत्यधिक बर्फ के बर्फीले क्षेत्र के ऊपर हवा में मंडरा रहे थे। मेरी आंखों बंद करो, फैंग ज़ुएर ने धीरे से अपनी आंखें बंद करने से पहले धीरे से बुदबुदाया। तुरंत उनके चारों ओर की हवा ठंडी हो गई, क्योंकि एक बर्फीली ठंडी आभा ने उन पर हर तरफ से हमला कर दिया। अत्यधिक बर्फ के बर्फीले क्षेत्र की ठंडक एक सामान्य व्यक्ति द्वारा सहन की जाने वाली सीमा से कहीं अधिक थी, लेकिन फैंग ज़ुएर के लिए, जो सॉवरेन प्रोफाउंड क्षेत्र के 8वें स्तर पर था, इससे थोड़ी सी भी असुविधा नहीं हुई। लेकिन ये भी पहली बार था कि फैंग ज़ुएर, जिसने पहले कभी डिवाइन फीनिक्स सिटी की सीमा नहीं छोड़ी थी, अपने जीवन में ठंडी जलवायु के संपर्क में आई थी। उसके शरीर पर जो ठंडी हवा थी, वह 10,000 वर्षों से बर्फ और बर्फ से शुद्ध थी, और वह इतनी शुद्ध थी कि अशुद्धता का एक भी निशान नहीं था। उसके कान के पास सीटी बजाती ठंडी हवाएं एक अजीब सी चीख निकालती हुई प्रतीत हो रही थी। फैंग ज़ुएर ने अपनी आंखें खोली और वह चकित होकर अपने सामने बर्फ सफेद दुनिया को देख रही थी। उसकी आंखें हल्की हल्की कांप रही थी, क्योंकि उनके भीतर तारे चमक रहे थे। अत्यधिक बर्फ वाले बर्फीले क्षेत्र में वर्ष के अधिकांश समय बर्फ गिरती रहेगी, और इस समय अत्यधिक बर्फ वाला बर्फीले क्षेत्र पाउडर वाली बर्फ की मोटी परत से ढका हुआ होता है। पृथ्वी सफेद थी, पहाड़ों की चोटियां सफेद थी, ग्लेशियर सफेद थे, और यहाँ तक कि आकाश भी सफेद बर्फ से ढका हुआ था। कोई इस स्थान पर क्षितिज का पता भी नहीं लगा पाएगा। फैंग ज़ुएर ने धीरे से अपने दोनों हाथ बढ़ाए और इस शुद्ध सफेद दुनिया के भीतर उसके ज़ैद हाथ एक ऐसी चमक से चमकने लगे जो बर्फ से भी अधिक शुद्ध थी। भाग्यशाली बर्फ के टुकड़ों का एक समूह उसके हाथ की हथेली में गिरा, लेकिन एक संक्षिप्त क्षण के बाद वे उसकी फीनिक्स की लपटों की शक्ति से पिघल गए। फैंग ज़ुएर ने उत्सुकता से अपनी गहन ऊर्जा को सीमित कर लिया, और उसके तुरंत बाद बर्फ के टुकड़े आज्ञाकारी रूप से उसकी हथेलियों पर इकट्ठा होने लगे। ज्यादा देर नहीं हुई जब बर्फ ने उसकी हथेलियों, उसके फीनिक्स कपड़ों और उसके लंबे बालों को पूरी तरह से ढक दिया। उसकी बाहें हल्के से हवा में नाचने लगी और तुरंत बर्फ का पर्दा भी उसके साथ नाचने लगा। उसकी आंखों में खुशी और आश्चर्य हर एक क्रिस्टलीय बर्फ के टुकड़े पर स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं सपना देख रहा हूँ, ये सोचकर कि वास्तव में इस धरती पर ऐसी अद्भुत जगह मौजूद थी। फैंग ज़ुएर धीरे से बुदबुदाया। जिस वर्ष वह 13 वर्ष की हुई, उसी वर्ष डिवाइन फीनिक्स सिटी में पहली बार बर्फबारी हुई थी, और यह उसके जीवन में अब तक देखा गया सबसे सुंदर दृश्य था, और यह कुछ ऐसा था जिसे वह कभी नहीं भूल सकती थी। यून चे से मिलने से पहले उसकी सबसे बड़ी इच्छा एक बार फिर बर्फ को हवा में नाचते हुए देखने की थी, और इस समय उसकी आंखों के सामने जो असीम बर्फ की दुनिया थी, वही उसके लिए स्वर्ग की परिभाषा थी। वाह! फैंग ज़ुएर अब अपनी प्रसन्नता को रोक नहीं सकी और उसने शुद्ध खुशी से चिल्लाना शुरू कर दिया। वह गिरती हुई बर्फ के बीच तैर रही थी, क्योंकि उसका शरीर आकाश में बर्फ के अंतहीन टुकड़ों में डूबा हुआ था, और उसकी शुद्ध और आनंदमय हंसी ठंडी हवाओं के साथ बह रही थी जो उसे घेरे हुए थी। उसने स्नो फीनिक्स जानवर को बुलाया, और स्नो फीनिक्स जानवर के पंखों पर उड़ती हुई बर्फ में उड़ गई, जैसे वह आकाश में नृत्य कर रहा था। वह इतनी खुश थी कि ऐसा लग रहा था मानो वह अपनी बचपन की कल्पनाओं के दायरे में आ गई हो। लिटिल व्हाइट, बिग ब्रदर यू ने कहा कि यह वह जगह है जहां आपका जन्म हुआ था, इसलिए अब जब आप घर आ गए हैं तो आप निश्चित रूप से बहुत खुश होंगे। खुश, ठीक है? चीख! स्नो फीनिक्स जानवर ने अपने दोनों पंख फड़फड़ाते हुए एक तेज और स्पष्ट चीख निकाली और फैंग ज़ुएर के सामने बर्फ का एक बड़ा पर्दा उठाया, जिससे फैंग ज़ुएर की ओर से शुद्ध खुशी की हल्की चीख निकली। यू चे अपनी आंखों के सामने उभरते दृश्य को देखकर मुस्कुराया। हालांकि वह जो देख रहा था वह बर्फ नहीं, बल्कि फैंग ज़ुएर था। जिस किसी ने भी फैंग ज़ुएर को पहले देखा था, उसने संभवतः कहा होगा कि इस गहरे आकाश महाद्वीप में अस्तित्व में कोई भी दृश्य नहीं था जो उससे अधिक सुंदर होगा। 3 साल पहले जब वह उससे मिला था, तब से लेकर आज तक जब वे साथ साथ यात्रा कर रहे थे, यू चे को भी ऐसा महसूस हुआ कि यह सब कुछ एक अद्भुत भ्रम लग रहा था। 3 साल पहले मैंने सोचा था कि मैं हमारे बीच का वादा कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा। यून चे धीरे से खुद से बुदबुदाया। इन दिनों में से एक दिन तुम सच में एक महिला के कारण मरने वाले हो, जैस्मीन ने ठंडे स्वर में कहा, और वह पहले भी 3 बार ऐसी बात कह चुकी है। वह और भी अधिक आश्वस्त हो गई थी कि अगर यू चे का एक दिन भयानक अंत हुआ तो सबसे बड़ी संभावना नहीं, ये बिल्कुल एक महिला के कारण होगा। यू चे का मुंह टेढ़ा हो गया, लेकिन इस समय जैस्मीन की आवाज एक बार फिर उसकी आत्मा में गूंज उठी। हालांकि इस बार यह बहुत अधिक शांत था, बिल्कुल बिग ब्रदर की तरह। उसके शब्द बेहद नर्म थे और ऐसा लग रहा था मानो वह अनजाने में और अचंभे में बड़बड़ा रही हो। यह इतना नर्म था कि अगर आप अपना कान उसके पास भी ले जाएं तो आप मुश्किल से ही इसे समझ पाएंगे। लेकिन जैस्मीन ने उसके साथ एक शरीर साझा किया था, इसलिए चाहे वह कितनी भी बेहोश क्यों ना हो, उसकी आत्मा की आवाज उसे हमेशा स्पष्ट रूप से सुनाई देगी। यू चे ने तुरंत स्तब्ध स्वर में कहा, तुम्हारा भाई उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यून चे ने महसूस किया कि जैस्मीन की आभा में अचानक बहुत उतार चढ़ाव आया, क्योंकि उसका मूड बेहद ठंडा हो गया था, लेकिन उसने उससे बात करना जारी नहीं रखा। यह स्पष्ट था कि उसे इस बारे में बोलने का मन नहीं था, और वह क्या थी अभी जो कहा गया वह महज जुबान फिसलने जैसा था। यू चे ने आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए इसके बारे में सोचा। वास्तव में क्योंकि आप एक आदमी नहीं हैं, आप स्वाभाविक रूप से उस दुनिया को नहीं समझ पाएंगे जिसमें हम रहते हैं। अधिकांश पुरुषों के लिए दिल जीतने में सक्षम होना जिस स्त्री की आप इच्छा करते हैं, वह पूरी दुनिया को जीतने से भी अधिक महत्वपूर्ण है।
भले ही कोई पुरुष वास्तव में स्वर्ग के नीचे बेजोड़ है और बाकी दुनिया को तुच्छ समझ सकता है, अगर वह उस महिला का दिल नहीं जीत सकता जिससे वह प्यार करता है, तो वह अभी भी असफल है। उसे खुद भी ऐसा ही महसूस होगा। इसके अलावा अपनी महिला की रक्षा करना एक ऐसी चीज है जो हर पुरुष के लिए सहज है, भले ही वे इस वजह से मरे, वे भी नहीं। अपना मुंह बंद करें। जैस्मीन की ठंडी फटकार ने उसके शब्दों को काट दिया और वह उसके बाद बेरुखी से बोली, तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारे जैसा ही है? मेरे बड़े भाई ने अपने पूरे जीवन में केवल एक ही महिला से प्यार किया और वह एक गंभीर और समर्पित प्रेमी था। उसने अन्य महिलाओं पर नजर भी नहीं डाली। वह आपसे मिलता जुलता नहीं है, एक बेवकूफ लंपट जो किसी भी महिला के लिए जान जोखिम में डाल सकता है जब तक वह सुंदर है। ओह, चमेली द्वारा उस पर लगाए गए बेवकूफ लचर लेबल के संबंध में यू चे ने हमेशा इसे खुशी से स्वीकार किया था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने ध्यान से उससे पूछा, तुमने अभी कहा था कि तुम्हारे भाई की मृत्यु हो गई है, क्या वह उस महिला की रक्षा के लिए था जिससे वह प्यार करता था? रक्षा। जैस्मीन ने ठंडी हंसी उड़ाई, लेकिन उसके बाद हत्या का इरादा अचानक सामने आ गया। एक पल में इसने युन चे के दिल और आत्मा को पूरी तरह से भर दिया, जिससे वह ठंडा हो गया क्योंकि उसकी आत्मा की गहराई से अचानक तीव्र दर्द का एक झटका निकला। युन चे के दिल में अचानक अलार्म बज उठा। यह पहली बार नहीं था जब उसने जैस्मीन की हत्या के इरादे को महसूस किया था, लेकिन उन 7 सालों में जो उन्होंने एक साथ बिताए थे, हत्या के सभी इरादे जो उसने एक साथ जोड़ने से पहले दिखाए थे अभी भी नहीं होंगे अकेले। उस क्षण में उसने हत्या के जितने इरादे दिखाए थे उसकी बराबरी करने में सक्षम। युन चे को हत्या के इरादे में एक विशेषज्ञ कहा जा सकता है, इसलिए वह बहुत स्पष्ट था कि हत्या का इरादा जो जैस्मीन ने अभी दिखाया था वह कुछ ऐसा था जो अत्यधिक नफरत और हत्या की इच्छा से पैदा हुआ था, जो किसी के दिल में पैदा हुआ था। बड़ा भाई उसकी खातिर अपनी जान तक देने को तैयार था, लेकिन उस महिला से उसे जो एकमात्र चीज मिली वह थी जहरीली योजनाएं और चालाकी। बिग ब्रदर स्पष्ट रूप से इतना शक्तिशाली और बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन उस महिला की वजह से। जैस्मीन की आवाज में एक हल्की सी कपकपी सुनी जा सकती थी। उसने आगे कहा, एक कारण यह है कि मैं इतना बड़ा जोखिम लेने और इतना भुगतान करने को तैयार थी। दुष्ट ईश्वर का अविनाशी रक्त प्राप्त करने की एक बड़ी कीमत यह थी कि मैं उस महिला को मार सकूं, लेकिन अंत में आप अंतिम लाभार्थी बने। जैस्मीन की आवाज अभी भी ठंडी थी, लेकिन वह पहले से ही अपनी आभा और हत्या के इरादे दोनों को दबाने में कामयाब रही थी। मुझे अब इसके बारे में बात करने का मन नहीं है और आपको पूछने की भी अनुमति नहीं है, और आप हैं निश्चित रूप से फिर कभी मुझे अपने बड़े भाई से अपनी तुलना करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तुम लच। तुम्हारा भाई इतना शक्तिशाली था कि वह हमेशा तुम्हारी नजर में दुनिया का सबसे उत्तम व्यक्ति माना जाता है, तो जिस महिला ने उसे अपने प्रति इतना समर्पित किया वह निश्चित रूप से बहुत दूर भी नहीं हो सकती है ना? युन चे ने अपनी ठुड्डी पर उंगली रखते हुए पूछा। जैस्मिन ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन युन चे किसी और चीज से अधिक चिंतित थी। जैस्मिन ने सिर्फ इतना कहा था कि दुष्ट भगवान के अविनाशी खून के पीछे हर कीमत पर जाने का एक कारण यह था कि वह उस महिला को मार सकती थी। कहने का तात्पर्य यह है कि जैस्मिन उस व्यक्ति को हराने में सक्षम नहीं थी जिसे वह महिला कहती थी। एसएसएस। युन चे ठंडी हवा का झोंका लेने से खुद को नहीं रोक सका। एक व्यक्ति जो जैस्मिन से भी अधिक ताकतवर था और एक महिला। फेन ज्यूचेन के साथ आपके द्वंद्व से पहले अभी भी 2 महीने हैं। जैस्मिन ने जबरदस्ती विषय बदल दिया और ऐसा हुआ स्पष्ट है कि वह नहीं चाहती थी कि युन चे इस मामले को आगे बढ़ाता रहे। सामान्य परिस्थितियों में यदि आप उसे हराना चाहते हैं तो अभी भी संभावना की एक झलक हो सकती है यदि आप अपने उन गुप्त और घृणित तरीकों का उपयोग करते हैं। अगर आप उससे सीधी लड़ाई में भिड़ेंगे तो कभी जीत नहीं पाएंगे, लेकिन अभी वास्तव में आपके लिए सीधे उसका सामना करने का एक तरीका हो सकता है। ओह, वह कौन सी विधि है? युन चे ने आश्चर्य से पूछा। वह उनके द्वंद्व की प्रत्याशा में हर दिन फेन ज्यूचेन से निपटने के तरीकों के बारे में सोच रहा था और वह पहले से ही कुछ योजनाएं लेकर आया था, लेकिन उनमें से किसी में भी उससे सीधे लड़ने का विकल्प शामिल नहीं था। विधि बिल्कुल यही फेंग जुएर है। जैस्मिन की आत्मा की आवाज के मार्गदर्शन के बाद युन चे की नजर फेंग जुएर पर पड़ी, जो इस समय उड़ती बर्फ के बीच स्नो फीनिक्स जानवर के साथ खुशी से खेल रहा था। युन चे स्तब्ध रह गया, लेकिन कुछ देर तक इसके बारे में सोचने के बाद उसने आगे जांच करने का फैसला किया। आप ऐसा कह रहे हैं? ये बहुत आसान है, आपको बस उसका फीनिक्स महत्वपूर्ण इन प्राप्त करना होगा। जैस्मिन ने शांति से कहा, भले ही आप निश्चित रूप से अभी उसके प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं, लेकिन वह स्पष्ट रूप से आपसे विमुख नहीं है, इसलिए आपके विभिन्न घृणित और भद्दे तरीकों को देखते हुए ये वास्तव में बिल्कुल भी कठिन काम नहीं होना चाहिए। टिल्ड 8%। ये सोचने के लिए कि जैस्मिन जो बार बार उसे लंपट कहती थी, जिसने अनगिनत बार उस पर व्यंग्य किया था, उसका तिरस्कार किया था और यहाँ तक कि महिलाओं को नुकसान पहुंचाने के लिए उसे डांटा था, वास्तव में पहल करने की पहल करेगी लड़की की कुंवारी महत्वपूर्ण ये निश्चित रूप से पहली बार हुआ था और इससे युन चे इतना स्तब्ध रह गया कि वो वहीं खड़ा रहा, काफी देर तक आकाश की ओर देखता रहा। उनकी उपस्थिति के कारण जैस्मिन की आवाज भी स्पष्ट रूप से अप्राकृतिक हो गई, क्योंकि उसने कहने से पहले एक हल्की सी खर्राटे ली। मैं नहीं चाहती कि तुम फेन ज्यूचेन के हाथों मरो, बस इतना ही। मुझे नहीं लगता कि यह किया जा सकता है, युन चे ने कमजोर ढंग से कहा। फेंग जुएर की दिव्य फीनिक्स शक्ति पूरी तरह से जागृत नहीं हुई है। इसके अलावा वह अभी भी महत्वपूर्ण चरण में है, जहां उसकी फीनिक्स आत्मा के जागने के बाद उसकी शक्ति जल्दी से जाग जाएगी। यदि इस अवधि के दौरान वह अपना महत्वपूर्ण यीन खो देती है तो उसकी फीनिक्स शक्ति का जागरण काफी कम हो जाएगा और शायद वही रुक भी सकता है। इससे फेंग जुएर के भविष्य पर भारी असर पड़ेगा। इसके अलावा मैंने फेंग हिंग कुंग से भी वादा किया है कि भले ही जुएर यह काम करने को तैयार हो, फिर भी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। यह उस गहन आकाश महाद्वीप की नंबर 1 सुंदरता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आप जैसा बड़ा लंपट वास्तव में प्रलोभन का विरोध कर सकता है। जैस्मिन ने शांति से आगे बढ़ने से पहले तिरस्कार पूर्वक कहा, अगर प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट पर कोई और होता जिसके कारण उसकी कुंवारी महत्वपूर्ण यीन खो गई, तो ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आपने वर्णित किया है। लेकिन केवल आप ही अद्वितीय हैं। इसमें आप न केवल कोई नकारात्मक दुष्प्रभाव पैदा नहीं करेंगे, बल्कि वास्तव में उसकी फीनिक्स शक्तियों को और अधिक तेजी से जागृत करेंगे। वास्तव में? युन चे का चेहरा आश्चर्य से भर गया। जैस्मिन ने धीरे से कहा, इस समय आपके शरीर के भीतर दिव्य जानवरों की 3 रक्तरेखाएं मौजूद हैं, जिनमें ड्रैगन भगवान की रक्तरेखा मुख्य रक्तरेखा है। ड्रैगन गॉड की रक्तरेखा ने आपको अत्यधिक मजबूत शक्ति और शरीर के साथ साथ लंबे जीवन का उपहार दिया है, जबकि फीनिक्स रक्तरेखा और गोल्डन क्रो रक्तरेखा ने आपको ऐसी ज्वालाएं प्रदान की हैं जो सब कुछ नष्ट कर सकती हैं।
आपके ड्रैगन गॉड की मज्जा के अस्तित्व और प्राइमरियल प्रोफाउंड आग पर हुए विनाश और पुनर्जन्म के अनगिनत चक्रों के कारण आपकी ड्रैगन गॉड की रक्तरेखा बेहद मोटी हो गई है। लेकिन अगर आपने अपने तीनों दिव्य जानवर की रक्तरेखाओं को एक साथ जोड़ दिया तो भी यह होगा अभी भी फैंग ज़ुएर की फीनिक्स वंशावली जितनी मोटी नहीं है, क्योंकि उसे फीनिक्स आत्माओं में से एक की पूरी विरासत और उत्तराधिकार प्राप्त हुआ है। और यही कारण है कि उसकी ताकत इतनी है 19 साल की उम्र में हास्यास्पद। इसके अलावा क्योंकि फीनिक्स आत्मा इस तथ्य से सीमित है कि यह केवल आत्मा के रूप में ही अस्तित्व में रह सकती है, ये कभी भी अपनी पूरी शक्ति प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं थी। लेकिन एक बार जब फैंग ज़ुएर, जिसे इसकी पूरी वंशावली और आत्मा पूरी तरह से विरासत में मिली है, अपनी शक्ति को पूरी तरह से जागृत कर लेती है, तो यह इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसकी शक्ति फीनिक्स आत्मा के बराबर होगी। इसके बजाय ये पूरी तरह से फीनिक्स सोल से आगे निकल जाएगा। उद्धरण चिन्ह ... इतना शक्तिशाली, यू चेन ने आश्चर्य से कहा। फीनिक्स स्पिरिट को पार करना। दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के फीनिक्स भगवान के पास एक शक्ति थी जो छोटी दानव महारानी के बराबर थी। वे दोनों दिव्य गहन दायरे में आधा कदम थे, और अगर यह वास्तव में जैसा कि जैस्मीन ने कहा था, तो इस दुनिया में वहां होगा वास्तव में ऐसा कोई नहीं जो फैंग ज़ुएर का प्रतिद्वंद्वी बन सके। इसके अलावा इसके लिए केवल कुछ दशकों की आवश्यकता थी, और इसका कोई क्रूर दुष्प्रभाव नहीं हुआ जैसा कि लिटिल डेमन महारानी को सहना पड़ा था। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 734 स्वर्ग के कानून की अवज्ञा। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 734 स्वर्ग के कानून की अवज्ञा। यदि कोई अन्य जटिलताएं नहीं है तो वह इतिहास में पहली व्यक्ति होनी चाहिए जिसे फीनिक्स सोल से पूर्ण विरासत प्राप्त हुई हो। दूसरे शब्दों में, इसे अब विरासत जितनी सरल चीज नहीं कहा जा सकता है। ये कहना अधिक सटीक होगा कि फीनिक्स दिव्य आत्मा ने मनुष्य को अपना संपूर्ण अस्तित्व प्रदान किया। इन दिव्य आत्माओं के लिए ऐसी संस्थाएं जिन्होंने प्राचीन काल से ही सभी अस्तित्वों को हेय दृष्टि से देखा है, अपने अस्तित्व की अंतिम लपटों को एक दयनीय मानव के लिए शक्ति में बदलने के लिए, अपने अस्तित्व का एक भी निशान छोड़े बिना और मूल रूप से गरिमा के हर अंतिम टुकड़े को नष्ट करने के लिए, और महिमा जो एक दिव्य आत्मा होने के साथ आती है। ये कुछ ऐसा है जिसे करना एक प्राचीन दिव्य आत्मा के लिए असंभव होना चाहिए। तो दिव्य फीनिक्स संप्रदाय की फीनिक्स दिव्य आत्मा के लिए ऐसा काम करने के लिए इसके पीछे एक बेहद अनोखा कारण रहा होगा। जैस्मीन के दिमाग में इल्यूस्ट्री डेमन दायरे की गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली में घटित एक दृश्य दिखाई दिया। उस समय जब गोल्डन क्रो दिव्य आत्मा ने बिल्कुल आश्चर्यजनक बात कही थी। तो आप कह रहे हैं कि मैं कोई नकारात्मक दुष्प्रभाव नहीं पैदा करूंगा। उसका क्या कारण है? यू चे ने पूछा। स्पष्टतः यही वह मामला था जिसके बारे में वह इस समय सबसे अधिक चिंतित थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके पास ड्रैगन भगवान की रक्तरेखा के साथ साथ ड्रैगन भगवान की मज्जा और ड्रैगन भगवान की आत्मा दोनों है। भले ही आपकी ड्रैगन भगवान की विरासत फैंग ज़ुएर की फीनिक्स विरासत जितनी पूर्ण नहीं है, फिर भी आपके शरीर को ड्रैगन भगवान का शरीर माना जा सकता है, इसलिए यह फैंग ज़ुएर के फीनिक्स भगवान के शरीर के साथ संगत है। जैस्मीन ने शांति और ईमानदारी से कहा, क्या आपको याद है कि चू यूचेन, जिसकी गहन शक्ति अपंग हो गई थी और जो मौत के दरवाजे पर था, 5 साल पहले कैसे ठीक हो गया था? ये केवल आपके ड्रैगन भगवान वाइटल यांग पर भरोसा करने से ही हुआ था कि उसकी जान बच गई और उसकी चोटें ठीक हो गई और उसे अपनी गहन शक्ति में भी सफलता मिली। फैंग ज़ुएर, जिसके पास फीनिक्स भगवान का शरीर है, दोहरी खेती के लिए एक बेहद अच्छा प्रशिक्षण इंक्यूबेटर है। विशेष रूप से फीनिक्स वाइटल यीन उसके साथी के शरीर, रक्तरेखा और गहन शक्ति को परिष्कृत और अधिक शक्तिशाली बनाएगी। आप, जिनके पास ड्रैगन भगवान का शरीर है, दोहरी साधना का अभ्यास करने वाली महिलाओं के लिए एक बेहद अच्छे प्रशिक्षण इंक्यूबेटर भी है। भले ही आपने बहुत पहले अपना महत्वपूर्ण यांग खो दिया हो और आपकी ड्रैगन भगवान की शक्ति फैंग ज़ुएर की फीनिक्स शक्ति जितनी शुद्ध नहीं है, ड्रैगन भगवान की शक्ति का स्तर अभी भी फीनिक्स से आगे है। न केवल ये फीनिक्स शक्ति को दूषित और अवरुद्ध नहीं करेगा, जिसे उसने अभी तक पूरी तरह से जागृत नहीं किया है, बल्कि यह वास्तव में उसकी जागृति की दर को तेज कर देगा और उसे और भी मजबूत काया प्रदान करेगा और आजीवन शक्ति। वर्तमान में आपके गोल्डन क्रो की लपटों की शक्ति आपके फीनिक्स की लपटों से कहीं अधिक है, क्योंकि आपकी गोल्डन क्रो रक्तरेखा आपके फीनिक्स रक्तरेखा की तुलना में 3 गुना अधिक मोटी है। गोल्डन क्रो के बर्निंग वर्ल्ड के रिकॉर्ड का स्तर फीनिक्स के वर्ल्ड ओड से भी अधिक है। हालांकि यदि आप फैंग ज़ुएर की फीनिक्स वाइटल यीन प्राप्त करते हैं और उसके साथ नियमित रूप से संभोग करना जारी रखते हैं, तो ये स्थिति पूरी तरह से उलट हो सकती है। तो यह ऐसा ही है। यूं चे की उंगलियां उसकी ठुड्डी पर टकराने लगी और जैसे जैसे उसे जैस्मीन के शब्दों का अर्थ पता चला, उसकी निगाहें और अधिक तीव्र हो गईं। क्या आप सोच रहे हैं कि फैंग ज़ुएर को कैसे धोखा दिया जाए ताकि आप उसके साथ जो चाहे कर सके? चमेली ने धीमी आवाज में पूछा। एमेन, आखिरकार ज़ुएर है। ओह नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं निश्चित रूप से नहीं हूँ। यूं चे ने ईमानदार और नैतिक रुख अपनाने से पहले घबराहट में अपना सिर हिलाया। ज़ुएर एक मासूम और शुद्ध लड़की है, तो मैं उसके लिए ऐसा हानिकारक काम करने के लिए खुद को कैसे तैयार कर सकती हूँ? इसके अलावा भले ही मैं वास्तव में कुछ करना चाहूँ, मैं उसे पहले स्थान पर नहीं जीत सकता। चमेली ने तिरस्कार भरी ठंडी मुस्कान दी। यूं चे इस दुनिया में हर किसी को धोखा देने में सक्षम हो सकता है, लेकिन वह कभी भी जैस्मीन को धोखा नहीं दे पाएगा। उसने ठंडी आवाज में कहा, अगर आप ताकत के बारे में बात कर रहे हैं, तो लिटिल डेमन महारानी वर्तमान फैंग ज़ुएर से 10 गुना अधिक मजबूत है। और यदि आप बुद्धिमत्ता और अनुभव की बात कर रहे हैं, तो वह 100 गुना से भी अधिक महान है। यदि वह तुम्हें मारना चाहती है, तो यह चींटी को कुचलने से अलग नहीं होगा। लेकिन अंत में उसे अभी भी उस भयानक लेक्चर से नुकसान हुआ है जो आप है। अभी भी नुकसान हुआ है। उसके बाद जैस्मिन काफी देर तक रुकी रही, क्योंकि उसे ऐसे शब्द नहीं मिल रहे थे जो लिटिल डेमन महारानी के साथ स्थिति का वर्णन कर सके। लिटिल डेमन महारानी और यू चे की शादी के बाद उन्होंने हर एक दिन पूरी तरह से खोए हुए बिताया था। एक दूसरे के शरीर और यू चे के संरक्षण और मार्गदर्शन के तहत लिटिल डेमन महारानी, जिसके पास इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत थी और अकेले ही भ्रामक दानव क्षेत्र पर शासन किया गया था, को और भी अधिक बनने के लिए हेरफेर किया गया था। सबसे अयाश वैश्या से भी अधिक प्रचंड, केवल वह स्वयं इससे अनभिज्ञ रही। वह यहाँ तक सोच रही थी कि ये हरकतें कुछ ऐसी हैं जो एक पत्नी को सबसे पहले करनी चाहिए। उस समय के दौरान जैस्मीन ने हताशा में अपनी देखने और सुनने की दोनों इंद्रियों को बंद करने से पहले हर दिन सेब की तरह लाल बिताया। ओह, मैं समझ गया। यू चे की भौहें झुक गईं, इससे पहले कि वह खुशी से मुस्कुराए। मैं वास्तव में उतना महान नहीं हूँ जितना आप मुझे बता रहे हैं।
उदाहरण के लिए मेरी मालिक जैस्मिन व्यवहारिक रूप से मुझे सिर्फ इसलिए मारना चाहती थी क्योंकि मैंने उसे एक बार गले लगाया था। चले जाओ। बूम। यूंग चे के दिमाग के केंद्र में एक बड़ा धमाका गूंजा जिसने उसे इतनी बुरी तरह हिला दिया कि दुनिया सफेद हो गई। इसके बाद जैस्मिन ने उस पर और ध्यान देने से इनकार कर दिया। बड़े भाई यूंग चे के सामने उतरने से पहले फैंग जुएर और स्नो फीनिक्स दोनों ने ऊपर से उड़ान भरी। फैंग जुएर के गाल गर्म लाल चमक रहे थे और उसके चेहरे पर सबसे शुद्ध और सबसे निर्दोष मुस्कान चमक उठी। ये जगह उससे भी बेहतर है जितनी मैंने कल्पना की थी। ये व्यवहारिक रूप से उस स्वर्ग की तरह है जिसके बारे में मेरे शाही पिता ने बात की थी। बिग ब्रदर आपकी आंखें वाकई अजीब है और आपकी मुस्कान भी अजीब है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यूंग चे ने तेजी से अपनी आंखों में अजीबता छिपा ली और मुस्कुराने से पहले एक गंभीर अभिव्यक्ति अपनाई। क्योंकि जुएर इतनी सुंदर है कि मैं बिना देखे ही तुम पर मंत्रमुग्ध हो गया। वह बगल में चला गया और पश्चिम की ओर इशारा किया। जमे हुए बादल एस्गार्ड यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर पश्चिम में है। यही वह जगह है जहां आप वास्तव में अत्यधिक बर्फ के पूरे बर्फीले क्षेत्र में सबसे सुंदर दृश्य देख सकते हैं। एमेन। फैंग जुएर ने जोर से अपना सिर हिलाया। उसने अपना छोटा सफेद जेड हाथ यूंग चे की ओर बढ़ाया। फिर लिटिल व्हाइट को हमें फ्रोजन क्लाउड एस्गार्ड तक ले जाने दो। यूंग चे ने फैंग जुएर का हाथ पकड़ा और उसने स्नो फीनिक्स की पीठ पर छलांग लगा दी। वे बहती बर्फ और बर्फीली हवाओं के बीच दौड़ते हुए जमे हुए बादल एस्गार्ड की ओर बढ़े। मुरोंग कियानेक्स्यू, जून लियांकी और 4 अन्य जिन्हें बहुत पहले ध्वनि प्रसारण प्राप्त हुआ था, फ्रोजन क्लाउड एस्गार्ड के मुख्य द्वार पर इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने स्नो फीनिक्स को दूर से उड़ते हुए देखा तो उनकी खूबसूरत आंखें खुशी से चमक उठी और वे उनका स्वागत करने के लिए बाहर निकले। भले ही यूंग चे केवल कुछ ही महीने के लिए फ्रोजन क्लाउड एस्गार्ड के मास्टर बने थे, लेकिन वह पहले ही ऐसा कर चुके थे। उन्हें 2 बार विपत्ति से बचाया। उनकी शक्ति, करिश्मा, जिम्मेदारी की भावना और पूरे दिल से परोपकार ने बर्फ और बर्फ की इन महिलाओं को उनके लिए गहरी प्रशंसा महसूस कराई। पुरुष एस्गार्ड मास्टर के रूप में उनकी स्थिति से बिल्कुल भी विकर्षित नहीं किया। उनके और दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के बीच की घटनाओं का परिणाम बहुत पहले ही दूर दूर तक फैल गया था, जिससे पूरा संप्रदाय और भी अधिक खुशी और गर्व से भर गया था। जमे हुए बादल एस्गार्ड के चारों ओर विदेशी फूलों और दुर्लभ जड़ी बूटियों के डंठल खिले हुए थे जो हिमलम की तरह दिखते थे। वे एक क्रिस्टलीय चमक के साथ टिमटिमा रहे थे और अकल्पनीय रूप से मंत्रमुग्ध कर रहे थे, जिससे फैंग जुएर खुशी और आश्चर्य से रोने लगा। इन अजीब फूलों और जड़ी बूटियों का पोषण सबसे शुद्ध बर्फ ऊर्जा द्वारा किया गया था। पूरी तरह से बेदाग वे फैंग जुएर के समान प्रतीत होते थे, जो शुद्ध और दोषरहित भी थे। जब वे दोनों स्नो फीनिक्स के पीछे से उड़ान भर रहे थे तो यूंग चे ने फैंग जुएर का हाथ पकड़ लिया। वे मुरोंग कियानेक्स्यू, म्यूलांगी, जून लियांकी, चू युएली, फैंग हन्यू और फैंग हेनेक्सू के सामने उतरे। मेरे साथी सीनियर मास्टर्स और जूनियर मास्टर्स, मैं वापस आ गया हूँ। हम एस्गार्ड मास्टर का स्वागत करते हैं, मुरोंग कियानेक्स्यू ने आगे आते हुए कहा। उसने फैंग जुएर की ओर देखा जो यूंग चे के बगल में था और उसकी खूबसूरत आंखें गहरे सदमे से भर गईं। एस्गार्ड मास्टर, आपकी तरफ वाली लड़की कौन है? आह, वह सचमुच बहुत सुंदर है। फैंग हन्यू के होंठ खुल गए और आश्चर्य की एक छोटी सी चीख भीतर से निकल गई। मैं भी सचमुच उसे गले लगाना चाहता हूँ। फैंग हानेक्स्यू ने स्वीकृति में अपना सिर हिलाते हुए कहा और उसने बिना पलक झपकाए फैंग जुएर को देखा। वे सभी यूंग चे का स्वागत करने के लिए आए थे, लेकिन अब उनका सारा ध्यान फैंग जुएर पर केंद्रित था। उसका मनमोहक रूप कुछ ऐसा था कि बर्फ और बर्फ की ये महिलाएं भी अचंभित होकर हौंफने से खुद को नहीं रोक सकी। फैंग जुएर ने धीमे स्वर में कहा, डिवाइन फीनिक्स सेक्ट की फैंग जुएर फ्रोजन क्लाउड एस्गार्ड के सीनियर मास्टर्स और जूनियर मास्टर्स का स्वागत करती है। हालांकि उसके सामने की सभी लड़कियां उम्र में उसके करीब लगती थी और उन्हें अधिक से अधिक बड़ी बहनें कहा जा सकता था। चूंकि यूंग चे ने उन्हें सीनियर मास्टर्स और जूनियर मास्टर्स कहा था, इसलिए उसे भी ऐसा ही करना पड़ा। दिव्य फीनिक्स संप्रदाय, इस नाम के कारण मुरोंग कियानेक्स्यू और बाकी लोग तुरंत चौंक गए। 4 पवित्र भूमियों के अलावा ये प्रोफाउंड स्काई महाद्वीप में नंबर 1 संप्रदाय था, एक सर्वोच्च अस्तित्व जिसे 7 देशों के सभी संप्रदाय केवल नीचे से ही देख सकते थे। तुरंत उन सभी ने एक ही समय में चौंक कर रोना शुरू कर दिया। राजकुमारी हिमपात, हाँ, यूंग चे ने अपना सिर हिलाते हुए स्पष्ट रूप से कहा, आने वाले महीनों में मैं यही रहूंगा और जुएर भी मेरे साथ यही रहेगा। मैं ये सुनिश्चित करने के लिए अपना पूरा प्रयास करूंगा कि सभी सीनियर मास्टर्स और जूनियर मास्टर्स की गहन ताकत और यहाँ तक कि सभी सीनियर सिस्टर्स और जूनियर सिस्टर्स की गहन ताकत कम से कम एक संपूर्ण दायरे में बढ़े। यूंग चे के शब्दों ने उनका ध्यान फैंग जुएर से हटाकर वापस उस पर केंद्रित कर दिया। यूंग चे ने डिवाइन फीनिक्स संप्रदाय के लिए रवाना होने से पहले भी यही बात कही थी और ठीक इसी क्षण उसने इसे फिर से कहा। फिर भी वे शब्द उन्हें पूरी तरह से स्तब्ध करने में कामयाब रहे। चू युएली ने धीमी आवाज में कहा, एस्गार्ड मास्टर, क्या आप वाकई इसके लिए सक्षम हैं? ऐसा नहीं था कि उन्होंने ऐसा किया। यूंग चे पर विश्वास मत करो। उन्होंने जो शब्द बोले वे बिल्कुल अकल्पनीय थे। यहाँ तक कि 10,000 वर्षों तक इस क्षेत्र पर प्रभुत्व रखने वाले 4 पवित्र मैदान भी निश्चित रूप से ऐसा पराक्रम करने में सक्षम नहीं थे। यूंग चे ने आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भले ही मैं ये गारंटी देने की हिम्मत नहीं करता कि गलतियां नहीं की जाएंगी, लेकिन मुझे यकीन है कि मैंने जो करने का निश्चय किया है उसमें से कम 90% पूरा करूंगा। सीनियर मास्टर मुरोंग, मुझे आपको सभी सीनियर सिस्टर और जूनियर सिस्टर्स को मेरी वापसी और जो मैंने अभी कहा है उसके बारे में सूचित करने के लिए परेशान करना होगा ताकि वे खुद को तैयार कर सके। आज से उन्हें अपनी सारी गहन ऊर्जा साधना बंद कर देनी चाहिए। इसके बजाय उन्हें अपने दिल को शांत करने और अपनी आंतरिक ऊर्जा को स्थिर करने के लिए फ्रोजन हॉट आर्ट का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके अलावा कृपया जुएर के लिए एक बर्फ मंडप तैयार करने में मदद करें। यह मेरे जितना करीब होगा उतना अच्छा होगा। यूंग चे ने शांति और न्यायपूर्ण ढंग से कहा, समझ गया। एस्गार्ड मास्टर, क्या हमें अपने संप्रदाय के लिए एक भव्य बैठक बुलाने की जरूरत है? मुरोंग कियानेक्स्यू ने पूछा। नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरा अनुरोध है कि सभी सीनियर मास्टर्स और जूनियर मास्टर्स अपनी आंतरिक ऊर्जा को स्थिर करने के लिए तुरंत फ्रोजन हॉट आर्ट का उपयोग करें। अब से 4 घंटे बाद मैं फ्रोजन एंड डिवाइन हॉल में 6 सीनियर और जूनियर मास्टर्स का इंतजार करूंगा। यूंग चे के शब्दों से यह स्पष्ट हो गया कि वह आज से उनकी गहन शक्ति बढ़ाने में उनकी मदद करना शुरू करने जा रहा था और यह एक पूरे क्षेत्र की वृद्धि होने वाली थी। उनके दिल और आत्माएं धड़क रहे थे और उन्हें शांत रहना मुश्किल हो रहा था। 3 साल पहले यूंग चे ने अपने सभी गहन प्रवेश द्वार खोले थे, उनमें से 6 ने तुरंत अपनी गहन शक्ति में कई गुना वृद्धि देखी।
उन सभी ने सम्राट प्रोफाउंड दायरे में प्रवेश किया और मुरो कियानेक्स्यू, जो उनमें से सबसे मजबूत था, सम्राट प्रोफाउंड दायरे के 8वें स्तर तक भी पहुंच गया था। यदि उनकी गहन शक्ति वास्तव में पूरे दायरे तक बढ़ गई तो इसका मतलब ये होगा कि वे सभी 6 अधिपति बन जाएंगे। तानाशाह गहन क्षेत्र, एक ऐसा क्षेत्र जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी सपने में भी सोचने की हिम्मत नहीं की थी। यह एक पौराणिक क्षेत्र भी था जिसे फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड के इतिहास में किसी ने भी दर्ज नहीं किया था। उनके पास ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि अब से 4 घंटे बाद क्या होगा। वे ये भी कल्पना नहीं कर सकते थे कि किस तरह की विधि एक सिंहासन को सीधे सीमाओं को पार करने और थोड़े समय में अधिपति में बदलने की अनुमति देगी। यू चे के निर्देशों के तहत फ्रोजन क्लाउड 7 परियां अपने खेती के बर्फ मंडपों में लौट आई और अपनी आंतरिक ऊर्जा को स्थिर करने के लिए फ्रोजन हॉट आर्ट का उपयोग किया। यू चे ने फैंग जुएर का हाथ पकड़ना जारी रखा और जब वे मुरो कियानेक्स्यू और अन्य लोगों के सामने थे तब भी उसने जाने नहीं दिया। उनके जाने के बाद यू चे उससे मुख्य द्वार की ओर ले आया। जुएर, फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड का इंटीरियर भी बहुत सुंदर है। इसके भीतर कई विदेशी फूल और दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं जिन्हें आप अन्यत्र नहीं देख पाएंगे। दीवारें, कमरे और बर्फ के लालटेन, ये सभी बर्फ और बर्फ से बने हैं। यहाँ विभिन्न आकृतियों और आकारों के बर्फ के मूंगे भी हैं। ठीक है, वहाँ एक बर्फीला तालाब भी है जो इतनी ठंडी जगह पर भी जमने से इनकार करता है। आपको यहाँ यह जरूर पसंद आएगा। इससे पहले जब मैंने इसे दूर से देखा तब भी मुझे लगा कि यह बहुत सुंदर है। मेरी इच्छा है कि मैं हर दिन इस दृश्य को देखने के लिए हमेशा ऐसी जगह पर रह सकूं। फैंग जुएर ने प्रत्याशा से भरी आवाज में कहा, मैं इस जगह का असगार्ड मास्टर बन गया हूँ। जुएर स्वाभाविक रूप से जब चाहे आ सकती है, लेकिन इस जगह की ठंडी ऊर्जा आपकी फीनिक्स शक्ति के जागरण को थोड़ा प्रभावित कर सकती है। यू चे ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा। ठंड ने सीधे तौर पर फीनिक्स की लपटों की प्रकृति का विरोध किया। हालांकि फैंग जुएर की ताकत के स्तर को देखते हुए कोई भी नकारात्मक दुष्प्रभाव बहुत कम होगा। ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। फैंग जुएर ने हंसते हुए कहा, ऐसा लग रहा था जैसे उसे इसकी कोई परवाह ही नहीं है। इससे पहले कि वह उत्सुकता से पूछती दुनिया। अरे हाँ, पहले के 6 वरिष्ठ और कनिष्ठ मास्टर्स के पास एम्पर प्रोफाउंड क्षेत्र में गहरी ताकत है। यदि उनकी ताकत एक पूरे दायरे से बढ़ने में सक्षम होती तो वे तानाशाह गहरे दायरे में प्रवेश कर जाते। क्या ऐसी अद्भुत विधि वास्तव में मौजूद है? हमें इसका उपयोग करने की आवश्यकता होगी। यू चे ने अपना हाथ ऊपर की ओर खोला। उसकी हथेली के बीच में एक ओवल और गोली रखी थी जिसे उसने एक रात पहले परिष्कृत किया था। एक दिन पहले ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड से 39 विभिन्न सामग्रियों को पुनः प्राप्त करने के बाद यू चे ने उन सभी को परिष्कृत करने के लिए स्काई पॉइजन पल का उपयोग किया और अंत में वह पूरे 3000 ओवलॉर्ड छर्रों को परिष्कृत करने में कामयाब रहे। पूरी प्रक्रिया में केवल 1.25 घंटे से भी कम समय लगा था। ओवलॉर्ड पैलेट का मूल्य स्पष्ट रूप से इल्यूस्ट्री डेमन दायरे के 12 अभिभावक परिवारों और प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के ZG से प्राप्त प्रतिक्रियाओं से मापा जा सकता है। ZG वह व्यक्ति थे जो प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के उच्चतम शिखर पर खड़े थे और ओवलॉर्ड पैलेट के बारे में उनका मूल्यांकन बस इतना था कि एक पैलेट दुनिया को आश्चर्यचकित करने में सक्षम होगा। अभी युन चे के कब्जे में उनमें से हजारों थे और उनमें से हर एक बिना किसी अपवाद के उच्चतम गुणवत्ता का था। युन चे को इसमें कोई संदेह नहीं था कि गहरे आकाश महाद्वीप के भीतर इन 3000 अधिपति छर्रों को निश्चित रूप से प्राकृतिक व्यवस्था का उल्लंघन कहा जाएगा। जब यू चे की क्षमताओं को और अधिक पूरक बनाया गया तो फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड, जिसे केवल प्रोफाउंड स्काई महाद्वीप में एक मध्यम संप्रदाय के रूप में देखा जा सकता था, कुछ ही महीनों के अंतराल में प्रोफाउंड स्काई महाद्वीप के भीतर सर्वोच्च संप्रदायों में से एक में बदल जाएगा। यह अल्प समय कई हजार वर्षों के दौरान अन्य संप्रदायों की स्थापना और संचय के बराबर होगा। इसके अलावा स्काई पॉइजन पल, जिसे स्वर्गीय गहन खजाने में स्थान दिया गया था, को पहले से ही स्वर्ग को चुनौती देने वाली कलाकृति माना जाता था। यह स्वाभाविक था कि वह आसानी से ऐसी वस्तुओं का उत्पादन कर सकता था जो प्राकृतिक व्यवस्था का उल्लंघन करती थी। कम से कम समय में फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड की शक्ति बढ़ाने के लिए युन चे यही सबसे अच्छा तरीका सोच सकता था। फैंग जुएर ने ओवरलॉर्ड पैलेट को उठाने के लिए अपनी उंगलियों का उपयोग किया और जब उसने अपनी गहरी ऊर्जा का उपयोग करके इसे हल्के से जांचा तो उसके चेहरे पर आश्चर्य की लहर दौड़ गई। आह, कितनी शक्तिशाली औषधि है। यह मेरे परिवार की सबसे कीमती दवा राइजिंग फीनिक्स पैलेट से भी अधिक शक्तिशाली है। इसके अलावा ऐसा महसूस होता है कि इस दवा की औषधीय शक्ति को नियंत्रित करना बहुत कठिन है। हम इसका उपयोग गहरी ताकत बढ़ाने के लिए कैसे करेंगे? ठीक है, चूंकि भाई यू ने कहा है कि यह हो सकता है तो यह निश्चित रूप से सक्षम होगा। समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। चलो, मैं तुम्हें फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड की सैर कराऊंगा। एमेन। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 735 मुरो कियानेक्स्यू। अध्याय 735 मुरो कियानेक्स्यू। जुएर को फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड के आसपास लाने के बाद वे फ्रोजन एंड डिवाइन हॉल में पहुंचे। मुरो कियानेक्स्यू और बाकी लोग पहले से ही वहां उनका इंतजार कर रहे थे। फ्रोजन एंड डिवाइन हॉल का दरवाजा सन मून डिवाइन हॉल के ये किंशिंग और ये जीई द्वारा नष्ट कर दिया गया था और अब इसे बंद नहीं किया जा सकता था। इतने कम समय में युन चे को इसकी मरम्मत का कोई रास्ता भी नहीं मिल पाया। फ्रोजन एंड डिवाइन हॉल में प्रवेश करने के बाद उन्होंने जो पहला काम किया वह अपनी पूरी ताकत से एक गहरा अवरोध खड़ा करना था, क्योंकि जो काम वह आगे करने वाले थे उसमें निश्चित रूप से कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं हो सकता था। असगार्ड मास्टर, हम पहले से ही तैयार हैं, मुरो कियानेक्स्यू ने गंभीरता से कहा। ठीक है। यू चे 6 लोगों के सामने खड़ा था और उनकी गहन आभा को महसूस करते हुए सिर हिलाया। मैं आपकी गहन शक्तियों को बढ़ाने के लिए जिस विधि का उपयोग करने जा रहा हूँ वह निश्चित रूप से उतनी रहस्यमय नहीं है जितना आप सोचते हैं। अगर मुझे इसका वर्णन करना हो तो यह वास्तव में बहुत सरल है और वह है आपको जबरदस्ती उठाना पर्याप्त शक्ति वाले चिकित्सा छर्रों के उपयोग के माध्यम से गहन शक्ति। अपनी बात खत्म करने के बाद यू चे पहले से ही अपने हाथ में एक ओवरलॉर्ड पैलेट पकड़े हुए था। उस क्षण ओवरलॉर्ड पैलेट की अत्यंत शक्तिशाली औषधीय ऊर्जा उत्सर्जित हुई और केवल एक पल में इसने फ्रोजन एंड डिवाइन हॉल के हर कोने को भर दिया। फ्रोजन एंड डिवाइन हॉल फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड के नीचे स्थित था और फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड में किसी भी अन्य स्थान की तुलना में ठंडा था। हालांकि ओवरलॉर्ड पैलेट की औषधीय ऊर्जा के प्रसार के बाद हवा में वास्तव में एक स्पष्ट उमस भरी भावना महसूस होने लगी। 6 लड़कियों की मानसिक आत्माएं हिल गईं और यहाँ तक कि बर्फ की आत्माएं जो स्वाभाविक रूप से उनके शरीर के चारों ओर घूम रही थी, औषधीय ऊर्जा के प्रभाव में असामान्य रूप से कार्य कर रही थी। यह महज एक औषधीय गोली की औषधीय शक्ति थी, फिर भी यह वास्तव में इस हद तक शक्तिशाली हो सकती थी, कुछ ऐसा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा या सुना था।
मुरो कियानेक्स्यू ने अपनी उंगलियां फैलाईं और जब उसकी उंगलियां ओवरलॉर्ड पैलेट के संपर्क में थी तो उसने तुरंत उन्हें पीछे हटा लिया, जैसे कि उसे बिजली का झटका लगा हो, और चिल्लाकर बोली, ऐसी अत्याचारी औषधीय शक्ति। फ्रोजन क्लाउड की लड़कियां पहले से ही अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली औषधीय ऊर्जा से आश्चर्यचकित थी और मुरो कियानेक्स्यू की प्रतिक्रिया के कारण उनका झटका और तेज हो गया। चू युएली ने पूछा, असगार्ड मास्टर, यह क्या है? इसका नाम ओवरलॉर्ड पैलेट है और इसे 49 प्रकार के अत्यंत हिंसक और गहन अवयवों से परिष्कृत किया जाता है। इसके अंदर अत्यंत संकेंद्रित एवं उच्च स्तरीय ऊर्जा समाहित होती है। यदि कोई इसके अंदर की ऊर्जा को पूरी तरह से अवशोषित और आत्मसात करने में सक्षम है तो वह अपनी गहन शक्ति को अत्यधिक उच्च स्तर तक बढ़ाने में सक्षम होगा। उसके बाद वे अपनी नींव को स्थिर करने के लिए अगले कई महीनों का उपयोग कर सकते हैं, यू चे ने समझाया। तो मामला यही है, इतनी शक्तिशाली औषधीय ऊर्जा के साथ इसका प्रभाव भी वास्तव में अविश्वसनीय होना चाहिए। फैंग हन्यू ने उत्साह से कहा। असगार्ड मास्टर, मुरो कियानेक्स्यू की भौहें हल्की सी बुनी हुई थी। एक कदम आगे बढ़ते हुए उसने सावधानी से कहा, इस ओवरलॉर्ड पैलेट के भीतर की ऊर्जा वास्तव में अतुलनीय रूप से आश्चर्यजनक है। इससे पहले हालांकि मैंने केवल कुछ ही समय के लिए इसकी जांच की थी, मुझे पूरा यकीन है कि अगर इसके अंदर की सारी ऊर्जा निकल जाए तो ये हमारे पूरे जमे हुए बादल असगार्ड को एक पल में नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। फैंग हन्यू ने आश्चर्यचकित होकर रोना शुरू कर दिया, जबकि चू युएली और बाकी लोगों के चेहरे पर भी आश्चर्य की अभिव्यक्ति थी। ऐसा नहीं है कि हम इतनी शक्तिशाली औषधीय ऊर्जा के साथ खुद का मूल्यह्रास कर रहे हैं। भले ही यह शोधन प्रक्रिया से बहुत विनम्र हो गया है, फिर भी यह निश्चित रूप से कुछ ऐसा नहीं है जिसे हम अपने वर्तमान स्तर के साथ अवशोषित कर सकें। यदि हम इसे सीधे तौर पर अपना लें तो न केवल हमारी गहन शक्ति को बढ़ाना असंभव है, बल्कि इसके कुछ अत्यंत गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। मुरो कियानेक्स्यू की गहन ताकत 6 में से सबसे मजबूत थी। उसके इस दावे के साथ 5 अन्य लड़कियों का जिक्र करने की भी जरूरत नहीं है। यून चे ने इससे इनकार नहीं किया और तुरंत सिर हिलाया, सीनियर मास्टर मुरो सही है। ओवरलॉर्ड पैलेट को परिष्कृत करने के लिए उपयोग की जाने वाली 39 सामग्रियों में से किसी में भी ऐसी ऊर्जा नहीं है जो अत्याचारी और हिंसक न हो। सबसे पहले इसका उपयोग मुख्य रूप से एक दायरे की बाधा को तोड़ने के लिए किया जाता है जब कोई खेती के दौरान इसका सामना करता है। यदि कोई अपने भीतर की ऊर्जा को जबरदस्ती लेने की कोशिश करता है तो यहाँ तक कि वरिष्ठ मास्टर मुरो, जिनके पास यहाँ सबसे मजबूत गहन शक्ति है, को भी गंभीर चोटें आएंगी। और यदि यह हन्यू और हेंक्स्यू हैं, जिनकी गहन शक्ति थोड़ी कमजोर है, तो इसके परिणामस्वरूप उनकी गहरी नसें भी नष्ट हो सकती हैं। फैंग हन्यू ने एक बार फिर हल्की चीख निकाली। असगार्ड मास्टर सीनियर सिस्टर मुरोग को सीनियर मास्टर मुरोग क्यों कहते हैं, लेकिन हमें हन्यू और हेंक्स्यू क्यों कहते हैं? फैंग हेनेक्स्यू ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता। किसी भी मामले में असगार्ड मास्टर ने हमें कभी भी जूनियर मास्टर के रूप में संदर्भित नहीं किया है। फैंग हन्यू ने चिल्लाकर कहा, वह सोच रहा होगा कि हमें धमकाना आसान है। चूंकि यह मामला है असगार्ड मास्टर, मेरा मानना है कि आपने एक फुल प्रूफ योजना के बारे में लंबे समय से सोचा होगा, जून लियांकी ने कहा। यू चे के शब्दों ने उन्हें निराश नहीं किया, बल्कि इससे उनकी उम्मीदें और भी बढ़ गई थी। बिल्कुल, यू चे ने ओवरलॉर्ड पैलेट को अपने हाथ में पकड़ लिया और फिर उसने पूरे आश्वासन के साथ कहा, हालांकि ओवरलॉर्ड पैलेट की औषधीय शक्ति बेहद क्रूर है, मेरी अद्वितीय गहन ऊर्जा और औषधीय ज्ञान की मेरी समझ के साथ मेरे लिए इसे पूरी तरह से नियंत्रित करना संभव है। ये इसके प्रभावों के संबंध में आपको तुरंत पता चल जाएगा। वरिष्ठ मास्टर मुरोग, हम सबसे पहले आपके साथ शुरुआत करेंगे। यदि यह पूरी तरह से किसी की अपनी गहन ऊर्जा का उपयोग है तो यहाँ तक कि यूनचे को भी गोली के अंदर की औषधीय ऊर्जा को एक बाधा के माध्यम से तोड़ने में मार्गदर्शन करना थोड़ा तनावपूर्ण लगेगा, और ओवरलॉर्ड पैलेट के भीतर की सारी ऊर्जा को बलपूर्वक अवशोषित करने में किसी की सहायता करना। ये कहा जा सकता है कि पूरे प्रोफाउंड स्काई महाद्वीप में एक भी व्यक्ति ऐसा करने में सक्षम नहीं होगा, और इसमें 4 महान के स्वामी भी शामिल हैं, पवित्र भूमि। हालांकि यू चे के लिए यह संभव था क्योंकि उसके पास स्काई पॉइजन पल था। जब स्वर्ग के नीचे औषधीय ऊर्जा को नियंत्रित करने की बात आई तो उस संबंध में स्काई पॉइजन पल से बढ़कर कुछ भी नहीं था। यदि इसे सबसे कठिन औषधीय ऊर्जा नियंत्रण पर दोषरहित तरीके से किया जा सकता है तो यू चे के गहन ऊर्जा मार्गदर्शन और प्रकृति के सार से पोषण को जोड़कर ये निश्चित रूप से एक सम्राट प्रोफाउंड काया की ऊर्जा को पूरी तरह से अवशोषित करने के लिए बहुत परेशान करने वाला कार्य नहीं होगा। अधिपति गोली बुलाए जाने पर मुरोग कियानेक्स्यू आगे खड़ा हुआ, यूनचे के सामने बैठ गया और यूनचे के हाथ से ओवरलॉर्ड पैलेट ले लिया। इससे पहले उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इसकी औषधीय ऊर्जा के आतंक की जांच की थी। अगर वह इसे सीधे ऐसे ही निगल जाती तो परिणाम बेहद विनाशकारी होते। हालांकि यू चे के प्रति उसके विश्वास के कारण उसकी अभिव्यक्ति बहुत शांत थी। असगार्ड मास्टर, क्या मैं इसे तुरंत खा लूं? जरा ठहरिए। यू चे ने एक बार फिर अपना हाथ बढ़ाया, अन्य 4 ओवरलॉर्ड छर्रों को निकाला और उन्हें मुरोग कियानेक्स्यू के हाथों में रख दिया। उन 5 को एक साथ ले जाओ। मुरोग कियानेक्स्यू एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और अन्य 5 लड़कियों के चेहरे भी अविश्वास से भर गए। ओवरलॉर्ड गोली की औषधीय ऊर्जा के साथ केवल एक गोली एक सिंहासन को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। यदि कोई एक ही समय में 5 गोलियां निगल जाए तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उसका पूरा शरीर भी एक पल में जल जाएगा? वरिष्ठ मास्टर मुरोग, निश्चिंत रहें। मैं निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे सीनियर मास्टर मुरोग को नुकसान पहुंचे। अपने आप में पर्याप्त आत्मविश्वास के बिना, भले ही मेरी आंखों के सामने कोई संकट आ गया हो, मैं निश्चित रूप से ऐसा करने का विकल्प नहीं चुनता। यू चे ने मुरोग कियानेक्स्यू की ओर सिर हिलाया और अतुलनीय रूप से सख्त लहजे में बात की। मुरोग कियानेक्स्यू का आश्चर्य और संदेह केवल 3 सांसों तक ही रहा और फिर यू चे की नजर में उसने धीरे से सिर हिलाया। अपना जेड जैसा हाथ उठाते हुए उसके सुंदर होंठ खुल गए और फिर उसने एक ही पल में सभी 5 ओवरलॉर्ड छर्रों को निगल लिया। जून लियांकी, म्यूलानी, चू युएली, फैंग हन्यू, फैंग हेनेक्स्यू, साथ ही फैंग जुएर जो यू चे के पक्ष में थे, सभी के दिल की धड़कनें तेज थी। उनके 6 आकर्षक बर्फ सफेद चेहरों पर गहरे तनावपूर्ण भाव थे, क्योंकि केवल एक और हल्की सी दुर्घटना से मुरोग कियानेक्स्यू की गहरी नसें अपंग हो जाएंगी और सबसे गंभीर स्थिति में वह अपनी जान गंवा देगी। इस तीव्रता की चिंता और व्यग्रता के साथ संभवतः तानाशाह प्रोफाउंड को प्राप्त करने की उम्मीदें भी पूरी तरह से दबा दी गई थी। इसके विपरीत मुरोग कियानेक्स्यू ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीम बर्फ सफेद चेहरा अभी भी गहरी बर्फ की तरह ठंडा था। ठीक है, यू चे ने एक गहरी सांस ली और अपने दोनों हाथ फैलाए। उसकी हथेलियों में गहन ऊर्जा और प्रकृति का सार एक ही समय में उभरे।
वरिष्ठ मास्टर मुरोंग, इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 4 से 6 घंटे लगेंगे। इस अवधि के भीतर आपके लिए पानी की तरह शांत स्थिति बनाए रखना सबसे अच्छा रहेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, आपको निश्चित रूप से अपनी गहन ऊर्जा का संचार नहीं करना चाहिए। जिस क्षण मैं 5 अधिपति क्षरों के भीतर औषधीय ऊर्जा को छोड़ता हूँ, आप अपने शरीर में बेतरतीब ढंग से बहने वाली अनगिनत गहन ऊर्जा को महसूस करेंगे। इस गहन ऊर्जा का एक हिस्सा आपके शरीर से बाहर निकलेगा, इसलिए साथ ही सीनियर मास्टर्स और जूनियर मास्टर्स किसी भी चोट से बचने के लिए थोड़ा दूर खड़े रहना सबसे अच्छा होगा। भी युन चे एक पल के लिए रुके और उनकी भौहें थोड़ी सी झुक गईं, उनकी अभिव्यक्ति और स्वर विशेष रूप से कठोर और धार्मिक हो गए। वरिष्ठ मास्टर मुरोंग, क्योंकि आप अपने शरीर की रक्षा के लिए अपनी गहन ऊर्जा को प्रसारित करने में असमर्थ हैं, आपके शरीर पर बर्फ का वस्त्र भी होगा गहन ऊर्जा के फूटते प्रवाह से पूरी तरह नष्ट हो गया। जब वह समय आए तो तुम्हें अपनी मनस्थिति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, घबराओ मत। उद्धरण चिन्ह ... विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मुरोंग कियानेक्स्यू, जिसने 5 ओवलॉट क्षरों को सीधे निगलते समय भी शांत अभिव्यक्ति दिखाए, उसने तुरंत अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उसकी आंखों की रोशनी में घबराहट के संकेत झलक रहे थे। इससे पहले यू चे ने कहा था कि पूरी प्रक्रिया में 4 से 6 घंटे लगेंगे। क्या इसका मतलब यह नहीं होगा उसे इतनी देर तक यू चे का नग्न अवस्था में सामना करना होगा समय अवधि? फ्रोजन क्लाउड की लड़कियां अपने पूरे जीवन में बर्फीली और शुद्ध थीं, यहाँ तक कि बाहरी दुनिया में पुरुषों के साथ संपर्क में आने वाले हल्के लोग भी संख्या में बेहद कम थे। 3 साल पहले जब यू चे ने अपनी गहरी नसें खोल दी थी, तब उसकी पीठ नंगी हो गई थी। इसके बाद के महीनों में जब भी उसने यू चे को देखा तो उसे पहले से ही परेशानी और बेचैनी महसूस होने लगी थी। जब भी वह कभी कभी इसे याद करती तो एक पल के लिए उसका दिल भी घबरा जाता। अगर उसे 4 से 6 घंटे तक नग्न अवस्था में उसका सामना करना पड़े तो वह इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। लेकिन 5 अधिपति क्षरों का पहले ही उपभोग किया जा चुका था। अगर वह अब छोड़ना भी चाहे तो यह अब संभव नहीं था। इसके अलावा यू चे ने न तो उसे और न ही अन्य फ्रोजन क्लाउड लड़कियों को प्रतिक्रिया देने और खेद व्यक्त करने का समय दिया। उसका एक हाथ मुरोंग कियानेक्स्यू की छाती पर दबा हुआ था, जबकि दूसरा उसके पेट के निचले हिस्से पर दबा हुआ था। फिर उसने तुरंत कहा, ज़ुएर, मेरी रक्षा करो, इससे पहले कि मेरा काम पूरा हो जाए, किसी को भी पास आने या टोकने की अनुमति न दे। एमेन, मैं समझता हूँ। युन चे की ओर से फैंग ज़ुएर ने बचाव किया। उसके उपहार के साथ युन चे बिना किसी चिंता के पूरी तरह से अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। जब यू चे की आवाज गिरी तो उसकी गहन ऊर्जा और प्रकृति का साथ 2 शांत लेकिन राजसी धाराओं की तरह मुरोंग कियानेक्स्यू के शरीर में प्रवाहित हो गया। स्काई पॉइजन पल की रहस्यमय ऊर्जा को यू चे की गहन ऊर्जा के साथ भी डाला गया था और एक सौम्य अतुलनीय शांत विधि के साथ इसने धीरे धीरे 5 अधिपति क्षरों के भीतर औषधीय ऊर्जा को जारी किया। एक पल में मुरोंग कियानेक्स्यू ने स्पष्ट रूप से अपने शरीर के भीतर गहन ऊर्जा के एक अतुलनीय शक्तिशाली तूफान को घूमते हुए महसूस किया और फिर ये गहन ऊर्जा की अनगिनत धाराओं में बदल गया, जो उसके शरीर के हर एक कोने और उसके हर एक शिरोबिंदु में प्रवाहित हो रही थी। वाह! फ्रोजन एंड डिवाइन हॉल के भीतर अचानक एक गैर कप कंपी फिर भी अतुलनीय रूप से धीमी गर्जना गूंज उठी। वहां गहन ऊर्जा का एक निराकार और रंगहीन तूफान उभरा, लेकिन ये स्पष्ट रूप से आसपास के स्थान को विकृत कर रहा था। मुरोंग कियानेक्स्यू के शरीर के चारों ओर घूम रहा था। एक ही पल में इसने उसके शरीर पर मौजूद बर्फ के पूरे वस्त्र को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। बिखरी हुई गहन ऊर्जा की शॉकवेव तेजी से फैल गई, जिससे छु युएली और बाकी लोग जो 1 दर्जन मीटर दूर फंस गए थे, उड़ गए। के चेहरे से भी लड़कियों का रंग उड़ गया। हालांकि उन्होंने सोचा था कि 5 अधिपति क्षरों के भीतर मौजूद ऊर्जा निश्चित रूप से बेहद भयावह होगी, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह वास्तव में इस हद तक भयावह होगी। औषधीय ऊर्जा अभी अभी जारी हुई थी और यह उस ऊर्जा का एक झटका मात्र था जो ऊपर तक फैल गई थी। फिर भी यह वास्तव में इतनी आश्चर्यजनक हद तक शक्तिशाली थी। मुरोंग कियानेक्स्यू का शरीर जिस ऊर्जा शक्ति को सहन कर रहा था वह बिल्कुल अकल्पनीय थी। उनकी चिंताएं बहुत जल्द गहरे आश्चर्य में बदल गई थी। मुरोंग कियानेक्स्यू का बर्फीला वस्त्र टुकड़े टुकड़े हो गया था और उसका एक भी कतरा उसके शरीर पर नहीं बचा था। हालांकि उसके शरीर की सतह पर जरा भी चोट नहीं आई थी, केवल उसका चेहरा थोड़ा लाल रंग में रंगा हुआ था। स्पष्ट रूप से उसे आंतरिक चोट लगने का कोई संकेत नहीं था। उसके कपड़े सचमुच पूरी तरह से कटे हुए थे। फैंग हेनेक्सू ने अपने दोनों हाथों से अपनी छाती को पकड़ रखा था। उसका चेहरा पूरी तरह से तनावग्रस्त था। शश मत बोलो। फैंग हन्यू ने जल्दी से अपना हाथ बढ़ाया और अपने होठों को ढक लिया। उसकी बर्फ की पोशाक पूरी तरह से कट जाने के कारण मुरोंग कियानेक्स्यू की भौहें हिल गईं, उसकी सांसें और दिल की धड़कन तुरंत तेज हो गई। उसका दिमाग घबराहट की स्थिति में आ गया और उसकी मानसिक ऊर्जा उसके शरीर में होने वाले परिवर्तनों पर भी अतुलनीय रूप से केंद्रित थी। उसने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली और सीधे यू चे की ओर देखा जो उससे केवल कंधे की दूरी पर था। तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी भौहें कसकर बंधी हुई थी, उसकी अभिव्यक्ति भारी थी और उसकी सांसें शांत पानी की तरह और भी अधिक शांत थी। न केवल उसके पूरी तरह से कटे हुए बर्फीले वस्त्र के कारण उसने वासना का कोई संकेत प्रकट नहीं किया, बल्कि उसकी आंखें भी कसकर बंद थीं। मुरोंग कियानेक्स्यू ने हल्की सांस ली, अपनी आंखें बंद कर ली और जल्दी से एकाग्र अवस्था में चली गई। औषधीय ऊर्जा के क्रमिक विमोचन के बाद उसके शरीर में गहन ऊर्जा की धाराएं बढ़ने लगी और जाहिरा तौर पर इन हजारों गहन ऊर्जा धाराओं में से हर एक उस गहन ऊर्जा की तुलना में बहुत मजबूत थी जिससे वह अपनी पूरी ताकत से जारी कर सकती थी। ये कल्पना करना कठिन था कि इतनी छोटी औषधीय गोली वास्तव में इस स्तर की ऊर्जा जारी कर सकती है। इसके अलावा ये सारी ऊर्जा वास्तव में उसके अपने शरीर से संबंधित नहीं थी, इसलिए यदि वे उसके शरीर के भीतर नियंत्रण से बाहर हो गई तो केवल एक धारा ही उसे गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त होगी। और उनमें से इतने सारे के साथ अगर वे सभी नियंत्रण से बाहर हो जाते तो उसे यकीन था कि कुछ ही सांसों में आत्मविस्फोट से मरने के लिए यह पहले से ही पर्याप्त होगा। इसी प्रकार बाहरी गहन ऊर्जा की एक भी धारा को नियंत्रित करना बेहद कठिन था। हालांकि वह स्पष्ट रूप से समझ सकती थी कि यद्यपि गहन ऊर्जा उसके शरीर में अत्यधिक गति से घूम रही थी, उनमें से एक भी बेतरतीब ढंग से नहीं चल रही थी। ऐसा लगता था जैसे उन सभी को एक अतुलनीय रहस्यमय शक्ति द्वारा दृढ़ता से नियंत्रित किया जा रहा था, उनमें से एक को भी विचलित नहीं होने दिया जा रहा था। वह इस रहस्यमय ऊर्जा के अस्तित्व को हल्का हल्का महसूस कर सकती थी, फिर भी वही ये समझने में असमर्थ थी कि यह किस प्रकार की ऊर्जा थी।
इसके अलावा ऊर्जा की एक और धारा थी जो हल्की हवा की तरह शांत थी, धीरे धीरे ओवरलोड पैलेट से आने वाली प्रत्येक गहन ऊर्जा धारा को अपनी ओर खींच रही थी, जिससे ये गहन ऊर्जा तेजी से धीमी हो रही थी और वास्तव में उन्हें सौम्य और सौम्य बना रही थी। आत्मीयता बढ़े। फिर इन गहन ऊर्जा धाराओं में से प्रत्येक को छोड़ा गया और फैलाया गया और भी छोटी गहन ऊर्जा धाराओं में बदल दिया गया। और न केवल ये बिखरी हुई गहन ऊर्जा धाराएं उसके शरीर को कोई नुकसान पहुंचाने में विफल रही, बल्कि वे वास्तव में उनके माध्यम से बहते हुए उसके गहन चैनलों को परिष्कृत कर रही थी। अंततः सभी धाराएं उसकी गहन नसों की ओर एकत्रित हो गई। 2 घंटे बीत गए। सभी 5 अधिपति क्षरों की औषधीय ऊर्जा जारी की गई और चारों ओर गहन ऊर्जा का तूफान आया। मुरोक कियानेक्स्यू का एक बार फिर विस्तार हुआ और इस समय यूचे के हाथ आखिरकार हिल गए। वे धीरे धीरे मुरोक कियानेक्स्यू के शरीर में, उसके कॉलरबोन से उसके कंधे तक और फिर उसके बाएं पेट में स्थानांतरित होने लगे। और हर एक बदलाव के साथ वे लगभग 100 बार रुकते थे और प्रत्येक रुकने के बिंदु पर उसकी हथेलियां वही थी जहां उसके गहरे प्रवेश द्वार थे। बड़ी बहन की गहन आभा बढ़ रही है। जून लियांकी ने अनजाने में हल्की सी चीख निकाल दी। अतुलनीय स्पष्टता के साथ उनमें से हर एक ने महसूस किया कि जब भी यूचे की हथेली मुरोक कियानेक्स्यू के शरीर पर अगली स्थिति में जाती थी तो उसकी गहन शक्ति हमेशा एक पायदान ऊपर उठ जाती थी। और ये तो बहुत बड़े स्तर की वृद्धि है, म्यूलानी ने धीरे से कहा और उसकी खूबसूरत आंखों ने मुरोक कियानेक्स्यू को बिना पलक झपकाए देखा। अब तक उनका सारा ध्यान मुरोक कियानेक्स्यू के नग्न शरीर पर नहीं था और इस समय मुरोक कियानेक्स्यू के जैद शरीर के चारों ओर अचानक एक सफेद कोहरा छा गया। तेजी से बिखरने से पहले कई दर्जन बर्फ की आत्माएं अचानक हवा में प्रकट हुई। पूरा फ्रोजन एंड डिवाइन हॉल अचानक किसी अज्ञात स्रोत से आई ठंडी हवा से भर गया, जो एक पल में संघनित हो गई। उसने सफलता हासिल की, वरिष्ठ बहन ने सफलता हासिल की। हालांकि चू युएली इस समय अपनी पूरी ताकत से खुद को दबा रही थी, लेकिन इस समय भी वह अपनी आवाज को बाहर निकालने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। एक ही संप्रदाय की साथी कनिष्ठ और वरिष्ठ बहनों के रूप में वे सभी स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि मुरोक कियानेक्स्यू की गहन ताकत में उसी क्षण पहले बदलाव आया था। सम्राट प्रोफाउंड दायरे के 8वें स्तर से उसने सीधे इसमें सफलता हासिल की, सम्राट गहन क्षेत्र का 9वां स्तर। और केवल 2 घंटे ही बीते थे और गहन शक्ति में यह वृद्धि अभी शुरू ही हुई थी। उन लड़कियों की निगाहों के नीचे जिन्होंने एक पल के लिए भी अपनी नजरें हटाने की हिम्मत नहीं की, अगले 15 मिनट बीत चुके थे और एक बर्फ का कोहरा जो पहले से भी अधिक ठंडा था, मुरोक कियानेक्स्यू के शरीर के ऊपर तैर रहा था, जो तब साथ में था उसकी गहन आभा में एक और बदलाव से वह सम्राट गहन क्षेत्र के 10वें स्तर तक पहुंच गई। स्वर्ग असगार्ड मास्टर ने वास्तव में हमसे झूठ नहीं बोला। वरिष्ठ बहन मुरोक को अभी तक ऐसा नहीं लग रहा है कि वह जरा सी भी चोटों से पीड़ित है। फिर भी उसकी गहन शक्ति लगातार सफलताएं हासिल कर रही है, जैसे कि यह एक सपना है। शायद ये सच है, शायद उस तक पहुंचना संभव है। तानाशाह गहरा क्षेत्र। फेंग हेंगसू ने अपने दोनों हाथों से अपने होठों को ढांक लिया और खुद को धीरे से बोलने से रोक नहीं पाई। उसकी 2 खूबसूरत आंखें क्रिस्टल जैसी चमक से और भी चमक रही थी। लेकिन निश्चित रूप से असगार्ड मास्टर ने हमसे कब झूठ बोला है। फेंग हन्यू ने ठीक उसी मुद्रा को अपनाया हुआ था जैसा कि फेंग हन्यू ने। उसके 2 छोटे हाथों ने उसके कोमल होठों को कसकर पकड़ रखा था। उनके आंतरिक हृदय चकित और उत्साहित थे, इस हद तक तीव्र कि उन्हें शब्दों में व्यक्त करना अब संभव नहीं था। यूचे की हथेली एक बार फिर हिल गई। इस बार उसके बाएं और दाएं हाथ अलग अलग बाएं और दाएं जेडपूल प्रवेश द्वार पर दब गए। इसे और अधिक स्पष्ट रूप से कहने के लिए यूचे के दोनों हाथ मुरोक कियानेक्स्यू के स्तनों को मजबूती से पकड़ रहे थे। मुरोक कियानेक्स्यू का पूरा शरीर हल्के से हिल गया, मानो उसे बिजली का झटका लगा हो। एक पल में उसकी खूबसूरत आंखें खुल गईं और साथ ही यूचे की दोनों आंखें जो पूरे समय बंद थीं, भी थोड़ी सी खुल गईं। उनकी आंखें तुरंत संपर्क में आ गईं। मुरोक कियानेक्स्यू की आंखों की रोशनी कांपने लगी क्योंकि वह बिजली की गति से उसकी निगाहों से बच रही थी। फिर उसने अपनी आंखें फिर से कसकर बंद कर ली, उन्हें दोबारा खोलने की हिम्मत नहीं हुई। उसके शरीर पर स्पर्श की स्पष्ट अनुभूति ने उसके दिल को घबरा दिया, शांत होने में असमर्थ। आसपास मौजूद फ्रोजन क्लाउड लड़कियों ने बहुत पहले ही अपनी खूबसूरत आंखें चौड़ी कर ली थी और साथ ही आवाज निकालने के करीब थी। अपने दिल को शांत करो, मत करो अनावश्यक विचार रखो। मुरोक कियानेक्स्यू के हृदय के भीतर यूचे की गहन ऊर्जा ध्वनि संचरण की ध्वनि सुनाई दी। उसकी आत्मा कांप उठी क्योंकि उसने जल्दी से अपनी सांसों को समायोजित किया, सभी अनावश्यक विचारों को हटा दिया और अपना ध्यान पूरी ताकत से अपनी आंतरिक ऊर्जा पर केंद्रित किया। जहां तक यूचे की बात है, जब उसने अपनी आंखों का एक टुकड़ा खोला तब से उसने उन्हें कभी बंद नहीं किया। उसकी दोनों आंखें मुरोक कियानेक्स्यू की छाती पर केंद्रित थी, मानो वह लालच से उसकी बर्फ से त्वचा का अपमान कर रहा हो। फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड के बर्फीले वस्त्र थोड़े सीमित थे और जब वह अपने बर्फीले वस्त्र में थी तो मुरोक कियानेक्स्यू का छाती क्षेत्र हमेशा ऊपर उठा हुआ था। इस प्रकार ये कल्पना की जा सकती थी कि वे उसके बर्फीले वस्त्र के नीचे कितने प्रचुर थे। हालांकि यूचे ने एक बार उसके शरीर को फ्रोजन क्लाउड विंट्री स्प्रिंग में देखा था, लेकिन ये केवल एक छोटी सी नजर थी और रात के आवरण के साथ वह उन्हें बहुत स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम नहीं था। केवल आज ही उसे आश्चर्यजनक रूप से एहसास हुआ कि मुरोक कियानेक्स्यू के पास वास्तव में इतने प्रचुर बड़े ग्लोब का एक जोड़ा था। उसकी 5 उंगलियां पहले से ही काफी फैली हुई थीं, फिर भी वह उसका केवल आधा हिस्सा ही पकड़ पाया था। यूचे ने जितनी भी महिलाओं के साथ अनुभव किया था, उनमें से सबसे उदार चू यूचेन और कैंग यू दोनों भी उनकी तुलना में फीकी थी। छोटी दानव महारानी की तो बात ही छोड़िए, जो बमुश्किल ही जैस्मीन से प्रतिस्पर्धा कर सकती थी। वे न सिर्फ विशाल थे बल्कि उनकी उछाल भी बेहद बारीक और मुलायम थी। जेड स्नो बाम उसकी उंगलियों के निशानों से भरा हुआ था और जब उसने लगातार और चुपचाप उन पर कुछ बल लगाया, तब भी वह उन्हें मजबूती से पकड़ने में असफल रहा। उसे जो अनुभूति महसूस हुई वह और भी अधिक रेशमी थी, जैसे मोती पाउडर को छूना। फिर भी उसकी छाती की मांसपेशियों के नीचे उसका शरीर असाधारण रूप से पतला था, जिससे उसकी वक्रता का पता चलता था। तुम क्या बकवास सोच रहे हो? जल्दी करो और ध्यान केंद्रित करो। जब उसका मन डोल रहा था, यूचे की हथेलियों ने अनजाने में रगड़ने की हरकत की, तभी अचानक जैस्मीन की ठंडी चीख उसकी चेतना में गूंजी, जिससे उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसने तुरंत सभी कामुक विचारों को दूर फेंक दिया, अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया और अपना सारा ध्यान औषधीय ऊर्जा के नियंत्रण और मार्गदर्शन पर केंद्रित कर दिया। उसके माथे पर ठंडे पसीने की रेखाएं टपकने के करीब थी। ... वह वास्तव में विचलित हो गया था। यदि जैस्मीन ने उसे अपनी इंद्रियों से नहीं जगाया होता, तो वह औषधीय ऊर्जा के एक हिस्से पर नियंत्रण खोने के करीब होता।
इतने महत्वपूर्ण समय में उसके मन में अभी भी गंदे विचार पनप सकते हैं, वह बस बिल्कुल लाइलाज है। जैस्मीन ने गुस्से में खुद से कहा, और वह स्पष्ट रूप से उसकी पीठ से नियंत्रण निष्पादित कर सकता था, फिर भी उसे इसे सामने से करना था। ये घृणित, बेशर्म और विकृत यौन राक्षस। हंगर, जो पूरे दिन सोई हुई थी, जैस्मीन की उग्र निंदा भरी आवाज से जाग गई। उसने अपनी नींद भरी आंखें आधी खोली, एक अलसाई हुई जिम्हाई ली और उनिंदापन से बोली, बड़ी बहन जैस्मीन, तुम गुस्से में लग रही हो। क्या मास्टर ने फिर कुछ गलत किया? उद्धरण चिन्ह ... ये कुछ ऐसा है जो एक बच्चे को नहीं जानना चाहिए। आपको बाहर देखने, आज्ञाकारी बनने और वापस सो जाने की अनुमति नहीं है। चमेली का छोटा सा चेहरा गंभीरता से भरा हुआ था। ओह, हागा ने आज्ञाकारी ढंग से जवाब दिया और उसका शरीर बिल्ली के बच्चे की तरह ऊपर की ओर मुड़ गया, और जैसे ही उसने अपना सिर झुकाया, वह फिर से गहरी नींद में सो गई। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।